ठीक है। गिट एंड गिट हब। तो इसके अंदर बेसिकली हमारा मेन जो टॉपिक है वो गिट है, ठीक है, और उसके ऊपर हम जो है वो गिट हब को उसके साथ साथ एक्सप्लोर करेंगे। तो इस पूरी प्रेजेंटेशन के दौरान आप जो टॉपिक्स हैं मेन मेन हैं जिनसे आप फेमिलियर हो पाएंगे एट द एंड, वो होंगे वर्जन कंट्रोल सिस्टम इन जनरल, उसकी कुछ टाइप्स, उसके बाद गिट हब के जो गिट के कंसेप्ट्स हैं, ठीक है, उसके बाद और उसके फीचर्स, फिर उसके बाद उसकी इंस्टॉलेशन हम करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे, फिर उसके बाद जब हम गिटहब पे आएंगे तो गिटहब के अंदर जो है उसकी CLI और उसके ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के जो क्लाइंट्स हैं जिसके थ्रू हम माउस को यूज़ करते हुए ग्राफिकली यानी कि अपने काम जो है वो हम कर सकते हैं। इसके अलावा हम केसेस देखेंगे, यूज़ केसेस देखेंगे जिनके अंदर हमें ज़रूरत पड़ती है गिट को यूज़ करने की, और फिर एंड पे क्वेश्चन आंसर है और असाइनमेंट वगैरह होगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वर्जन कंट्रोल सिस्टम पे कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। वर्जन कंट्रोल सिस्टम जो है एज द नेम सजेस्ट इट कंट्रोल्स द वर्जन। वर्जन सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि वर्जन होता क्या है। वर्जन ये होता है कि जो आज एक चीज़ की या एक फाइल की कंडीशन है या उसकी जो स्टेट है वो कल उससे चेंज होगी, अगर वो चेंज होगी तो वो एक नया वर्जन होगा, ठीक है। तो कोई भी फाइल है उसके अंदर हम आप कोई टेक्स्ट फाइल ले लें, ठीक है, उसके अंदर आप कुछ पीस ऑफ कोड या लाइन ऑफ कोड या कुछ भी आप अपना कुछ भी लिखते हैं, ठीक है, डाटा कुछ भी लिखते हैं, कोई टेक्स्ट लिखते हैं उसके अंदर, टेक्स्ट फाइल के अंदर, तो आज आपने 4 लाइंस लिखी, वो एक वर्जन 1 बन गया। अब कल आपने जो है ना द नेक्स्ट डे आपने उसके अंदर मजीद 4 लाइंस लिखी, वो उसका वर्जन 2 बन गया। तो इस तरीके से जो है वो आपका वर्जन बनता जाएगा, यानी कि पिछले वो एक नया वर्जन कहलाएगा, ठीक है। अब बात यह है कि जो है जब हम बात कर रहे होते हैं, हम कोई भी काम कर रहे होते हैं, तो जैसे मैंने टेक्स्ट फाइल की बात की, उसके अंदर आपने 4 लाइंस लिखी, फिर अगले दिन 4 लाइंस लिखी, तो उसके अंदर हमें जो है वो अगर हम कुछ अरसे बाद ये ट्रैक रखना चाहिए, हम करना चाहें कि मैंने किस दिन क्या लिखा, किस दिन मैंने कौन सी 4 लाइंस जो थी वो मैंने किस दिन लिखी और एग्जैक्टली क्या लिखी और किस दिन क्या लिखा, तो आप ये जो है ना 1-2 दिन तो आपको याद रहेगा, लेकिन उसके बाद आप ये भूल जाएंगे। और अगर आपने फाइल्स भी मल्टीपल क्रिएट की हैं, एक फ़ोल्डर है जिसके अंदर आपने एक फ़ाइल है, उसके अंदर दूसरी फ़ाइल है, और आपने मल्टीपल फाइल्स क्रिएट की हैं, तो आप भूल जाएंगे कुछ अरसे बाद कि आपने किस दिन कौन सी फ़ाइल क्रिएट की थी। आपको उसकी जो डेट ऑफ क्रिएशन है वो देखनी पड़ेगी, वो तो चलें आप देख लेंगे, लेकिन फिर आप उसके जो डाटा है जो उसके अंदर आपने जो टेक्स्ट लिखा है उसके बारे में आप नहीं बता सकेंगे कि आपने किस दिन क्या टेक्स्ट लिखा था, ठीक है। उसके अंदर फिर आपको मैनुअली साथ डेट एंटर करनी पड़ेगी, और ये सिर्फ मैं टेक्स्ट फाइल के बारे में आपको बता रहा हूँ। जब हम एक्चुअल अपनी कोडिंग की बात करते हैं तो उसके अंदर हम टेक्स्ट नहीं लिख रहे होते हैं, हम उसके अंदर एक्चुअल पीस ऑफ कोड लिख रहे होते हैं, और उसके साथ हम पॉसिबल नहीं होता कि हम डेट्स लिखें कमेंट्स में कि आज मैं ये कोड लिख रहा हूँ, आज मैं ये कोड लिख रहा हूँ, और हम डेट इस तरीके से मेंशन कर रहे हो, तो वो हम कर ही नहीं सकते, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो कुछ दिन बाद हम वो भूल जाएंगे कि हमने जो है ना वो क्या किस दिन क्या लिखा था, और इसमें जो है वो हम ट्रैक नहीं रख पाएंगे। अच्छा, फिर क्वेश्चन ये आता है कि ये हम ट्रैक रखना ही क्यों चाह रहे हैं, हम 2 या 4 दिन बाद हम ये देखना ही क्यों चाह रहे हैं कि हमने क्या चीज़ किस दिन क्या चीज़ लिखी थी, हम ये देखने ही क्यों चाह रहे हैं, ठीक है। तो उसकी मल्टीपल रीजंस हैं, ठीक है। मल्टीपल, जब आप अकेले काम कर रहे होते हैं, आप कोई भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, आप खुद उस पे कर रहे हैं, तो उसके जो है वो आप ही उसको देख रहे हैं और आप ही उसके अंदर A to Z उसको लेके चल रहे हैं, तब तो बहुत ज़्यादा शायद आपको ज़रूरत ना पड़े। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत वर्जनिंग की और सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस चीज़ का ट्रैक रखने की कि किस बंदे ने क्या काम किया, ये तब आती है जब एक से ज़्यादा बंदे किसी सेम प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। और प्रोजेक्ट जो होता है नॉर्मली वो जब आप किसी भी कंपनी में, सॉफ्टवेयर कंपनी में काम करते हैं, तो आप ज़्यादातर एक अकेले काम नहीं कर रहे होते, आप किसी भी प्रोजेक्ट पे एक पूरी टीम होती है जो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही होती है। जैसे अभी यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट्स असाइन किए गए, ठीक है, और उसके अंदर आपका एक पूरा हायरार्की बनाएगी, पूरा एक स्ट्रक्चर बनाया गया। उसका मकसद भी यही था कि आपको एक A to Z जो इसका एक स्ट्रक्चर होता है प्रोजेक्ट को, एक प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, फिर उसके बाद उसके अंदर डेवलपर्स होते हैं, बैक एंड डेवलपर होते हैं, फ्रंट एंड डेवलपर होते हैं, फिर उसके अंदर QA का बंदा होता है। इस तरीके से हर बंदे का अपना अपना सेपरेट रोल होता है। तो वो जब ये सारे बंदे काम कर रहे होंगे, जो फ्रंट एंड वाला बंदा पेजेस बना रहा होगा, फ्रंट एंड के पेजेस बना रहा होगा और उनको एक जगह पे सबमिट करवा रहा होगा, ठीक है, और फिर बैक एंड वाले बंदे अपने पेजेस बना रहे होंगे या उन्हीं फ्रंट एंड के पेजेस के बैक एंड पे कोडिंग कर रहे होंगे, तो वो सब लोग जो है अपना अपना काम कर रहे होंगे, तो वो कैसे
ट्रैक रखा जाए कि किस बंदे ने क्या काम किया, कब किया। और फिर जो है वो अगर कोई बंदा क्लेम कर देता है कि जी ये मेरी मिस्टेक नहीं है, ये तो मैंने कोड पुश नहीं किया, ये तो मेरा कोड, ये मेरा लिखा हुआ कोड नहीं है, ठीक है, कल को एक एक पेज के अंदर एक एरर आता है, ठीक है, एक एक फीचर चलता नहीं है, उसके अंदर एक एरर आता है, और आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो उस जो पर्सन उस पर काम कर रहा था उसको वो ब्लेम करता है, कि ब्लेम से मुराद ये कि उसको कहता है कि आपने ये जो है वो आपसे ही मिस्टेक हुई, और वो उसको मानने से इनकार कर देता है, वो कहता है कि ये तो मैंने काम, ये गलती मेरी नहीं है, ये पीस ऑफ कोड मेरा नहीं लिखा हुआ। तो इस चीज़ को कैटर करने के लिए अगर हमने वर्जन कंट्रोल सिस्टम यूज़ किया हो और उसकी वर्जनिंग की हो, हर बंदे का वर्जन सेव्ड हो, हर बंदे का जो कोड है वो विद डेट, विद टाइम, टाइम स्टैम्प, वो हमारे पास उसकी रिकॉर्ड हो, उसका बाकायदा रिकॉर्ड हो, तो वो हमें जो है वो हैंकी पैंकी कोई भी नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। और अच्छा, फिर इसका एक तो फ़ायदा मैंने आपको ये बता दिया कि जब एक से ज़्यादा बंदे काम कर रहे होते हैं किसी भी सेम प्रोजेक्ट पे, तो मल्टीपल साइट से कोड आ रहा होता है, और उस सारे कोड का ट्रैक रखने के लिए हम वर्जन कंट्रोल सिस्टम यूज़ करते हैं। नंबर वन इसका जो बेनिफिट है। इसके अलावा बहुत से बेनिफिट हैं, एक और डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि एक दूसरा बेनिफिट इसका ये है कि आप जो है वो ये कोलैबोरेटिव टूल है, ठीक है, कोलैबोरेटिव सिस्टम है, इसके ज़रिए हम कोलैबोरेशन करते हैं। कोलैबोरेशन से मुराद ये है कि क्योंकि जब डिफरेंट डेवलपर्स जो हैं वो कोड अपना जो है वो पुश कर रहे होंगे, ठीक है, पुश से मुराद ये है कि अपना कोड सबमिट करवा रहे होंगे, ठीक है, तो वो कोड जो है वो एक जगह पे इकट्ठा हो रहा होगा, और वो एक सेंट्रल रिपॉजिटरी बन रही होगी, सेंट्रल एक जगह पे वो सभी कोड इकट्ठा हो रहा होगा, तो सबकी कोलैबोरेशन हो रही होगी, और एक जगह पे सबकी कोलैबोरेशन इकट्ठी हो रही होगी, हमारा प्रोजेक्ट जो है वो बिल्डअप हो रहा होगा। अच्छा, एक और इसका एडवांटेज देख लेते हैं, वो ये होता है कि बैकअप के तौर पे भी आपका ये वर्जन कंट्रोल सिस्टम काम करता है। आपका जो कोड होता है उसके उसका आप एक बैकअप कॉपी जो है वो भी आपके पास एक सेंट्रलाइज जगह पे वो अवेलेबल होती है, और उसका फ़ायदा ये होता है कि अगर कभी इन द केस ऑफ लोकल आपके पास जो उसकी कॉपी है वो आपके पास आपसे रिमूव हो जाती है, डिलीट हो जाती है, या उसमें आप कोई ऐसा चेंज कर देते हैं जिस जो आप नहीं करना चाहते थे, तो आप उसको जो है ना यहाँ से जो आपने पहले कोड सबमिट किया था अगर वो ठीक था तो आप उससे दोबारा से उसको वापस गेट कर सकते हैं। तो यानी कि बैकअप के तौर पे भी ये हमारा जो वर्जन कंट्रोल सिस्टम है वो काम करता है। ये इसके मेजर मेजर जो तीन इसके आप कह लें कि बड़े बड़े इसके जो फ़ायदे थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा और भी इसके फ़ायदे हैं। फिर इसके अलावा हम जब वर्जन कंट्रोल सिस्टम की बात करते हैं तो हम इसकी टाइप्स की बात करते हैं कि हमारे पास जो है वो क्या-क्या इसकी टाइप्स हैं, यानी कि टाइप्स से मुराद है कि क्या-क्या वर्जन कंट्रोल सिस्टम मार्केट में अवेलेबल है। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट का एक है वीएसएस। ये इनिशियली यूज़ होता था बैक इन 2010, और उससे पहले तब ये यूज़ हुआ करता था। बाद में ये डिस्काउंट मतलब लोगों ने यूज़ करना छोड़ दिया, ठीक है, और उसकी बहुत सारी रीजंस थी क्योंकि इसके बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स थे। इसमें आप कह लें कि जो इसका डिसएडवांटेज कह लें या इसका एक जो इसका था ड्रॉबैक था, वो ये था कि ये जो सिस्टम था ये हमारा वीएसएस, ये लेट मी ओपन अनदर स्लाइड। ये जो हमारा वीएसएस सिस्टम था ये बेसिकली इसमें आपको फाइल जो थी वो लॉक करनी पड़ती थी, ठीक है, तो कोई भी फाइल है उसके अंदर आपने चेंज करना है तो आपको पहले उसे लॉक करना पड़ता है फाइल को, ठीक है, और फिर जो है ना आप उसके अंदर चेंज करते थे। तो उस टाइम के दौरान जिस टाइम में एक बंदे ने उस फाइल को लॉक किया हुआ है, दूसरा डेवलपर उस फाइल को के अंदर कोई चेंज नहीं कर सकता, यानी कि सेम टाइम में दो बंदे एक फाइल के अंदर चेंज नहीं कर सकते। ये इसका एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, ठीक है। और उसके उसके बाद फिर जैसे ये सेकंड नंबर पे अपाची का एसवीएन है, सब वर्जन भी इसको कहते हैं, अपाची एसवीएन। तो इसके अंदर क्या था कि इस वाले सॉल्यूशन के अंदर ये जो हमारे पास गिट का एक हमारे पास एक था टूल था गिट को वर्जन कंट्रोल को बेसिकली करने के लिए। तो इसके इसके भी बहुत सारे फायदे भी थे। जो ड्रॉबैक थे, ड्रॉबैक मैं आपको इसलिए गिनवा रहा हूँ क्योंकि क्योंकि ये चीज़ें एक किस्म की डिसकंटिन्यू हो चुकी हुई हैं, ठीक है। तो इस वजह से मैं आपको इसके ड्रॉबैक बता रहा हूँ। तो एसवीएन के अंदर ड्रॉबैक क्या था कि इसकी ये जो था वो इसका जो बैकअप था वो सेंट्रलाइज सर्वर पे होता था। अब उससे क्या मुराद है, उससे मुराद ये है कि इसकी जो इसके अंदर लॉकिंग वगैरह नहीं होती थी, वो इसके अंदर इशू रिजॉल्व हो गया था। रिजॉल्व कह लें, इसके अंदर एक अच्छा चीज़ थी कि लॉकिंग वगैरह नहीं करनी पड़ती थी फाइल को। लेकिन इसका जो बैकअप होता था वो सेंट्रलाइज सर्वर पे होता था। और जो डेवलपर होता था ना आपका, हर डेवलपर जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनके पास, हर बंदे के पास मिनिमल उसका वर्जनिंग होती थी, और वर्जनिंग इन्फॉर्मेशन नहीं होती, उसका मिनिमल कोड होता था। कंप्लीट बैकअप उसका कोड का नहीं होता था। तो उसकी वजह से जो है ना वो इशू ये आता था कि जो है ना, अगर इसके अंदर एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था कि अगर आपकी सेंट्रलाइज सर्वर जो है वो आपका हो गया है, वहाँ से डाटा रिमूव हो गया किसी भी तरीके से, या वो क्रैश कर गया, तो आपका डाटा जो है वो लॉस हो सकता था।
फिर उसके बाद हमारे पास गेट आया, ठीक है, वर्जन कंट्रोल सिस्टम के लिए के अंदर गेट आया, ठीक है, और गेट ने जो है ना वो इस चीज़ को रेवोल्यूशनाइज कर दिया, और फिर अभी तक जो है वो टिल टाइम जो है वो टिल डेट के गेट हम उसको यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, गेट के प्रोटोकॉल्स को यूज़ कर रहे हैं। तो गेट जो है बेसिकली ये डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड से मुराद ये है कि हर बंदे के पास एक कंप्लीट बैकअप होता है, हर जो डेवलपर है उसके पास कंप्लीट बैकअप ऑफ कोड होता है, ठीक है, और अपना भी वो कोड लोकल भी वो कर रहा होता है, जो वो डेली बेसिस पे वो कोडिंग कर रहा है वो भी वो कर रहा होता है, लेकिन वो साथ के साथ वो उसको फिर जो आपका मेन कोड होता है, ठीक है, जो आपका बैकअप होता है उसके अंदर वो उसको भेजता जाता है, सबमिट करवाता जाता है। तो इस तरीके से ये डिस्ट्रीब्यूटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये इजी टू यूज़ है, और जो है वो इसके अंदर बहुत सारे इन्होंने फीचर्स बाद में इंट्रोड्यूस किया जिनको बाद में हम आगे स्टडी करेंगे, और हम देखेंगे ये कितना बेस्ट है यूजेज के हवाले से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले हम गिट को, क्योंकि हमने चूज़ किया है वर्जन कंट्रोल सिस्टम में, हमने गिट को चूज़ किया है, तो गिट के अंदर जो है ना हम इसकी सबसे पहले डाउनलोड करेंगे, फिर इंस्टॉल करेंगे, और उसको हम कॉन्फ़िगर करेंगे। ठीक है, आप में से हो सकता है बहुत से लोगों ने पहले से इंस्टॉल किया और डाउनलोड इंस्टॉल किया और उसको कॉन्फ़िगर भी किया हो, लेकिन वो लोग जिन्होंने डाउनलोड या इंस्टॉल नहीं किया, तो वो जो है ना सबसे पहले क्या करेंगे कि जो है वो ये इसकी वेबसाइट है, ठीक है, आप गूगल के ऊपर लिखेंगे डाउनलोड गिट, तो वो आपको जो है ना यही वेबसाइट जो है वो दिखा दे देगा, आपको शो कर देगा। ठीक है, तो आपने इसको ओपन करना है, और यहाँ पे आप जो है ना इस वेबसाइट पे जाएंगे, और यहाँ से आप जो है ना गिट को डाउनलोड कर लेंगे। मैं आपको इधर दिखा भी देता हूँ। ठीक है, तो ये जो वेबसाइट मैंने जिसका लिंक भी वहाँ पे प्लेस किया है, तो आप अच्छा, इसका जो अगर आपके पास मैक है तो आप मैक वाला कर सकते हैं, विंडोज़ आप सिस्टम चला रहे हैं तो विंडोज़ है तो आप विंडोज़ वाला कर सकते हैं, 64 बिट वाला आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे इसका जो इंस्टॉलर है, स्टैंड अलोन इंस्टॉलर। तो अभी ये यहाँ पे डाउनलोड जो है ना वो होना शुरू हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ना ये डाउनलोड हो जाएगा, इसको आपने जस्ट ओपन करके नेक्स्ट नेक्स्ट करके इंस्टॉल कर लेना है, तो आपको जो है ना वो गिट इंस्टॉल हो जाएगा आपके सिस्टम में। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि गिट मैंने इंस्टॉल कर लिया, मैं उसको वेरीफाई कैसे करूँगा कि मेरा गिट जो है वो इंस्टॉल हो गया है? तो उसके लिए आपने जो है ना कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करनी है, इसको भी कर लेते हैं, और यहाँ पे आपने गिट डैश डैश वर्जन, तो आपको जो है ना वो गिट का वर्जन बता देगा, दैट मीन्स आपका गिट जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। ठीक है, तो उसके बाद जब पहली दफ़ा जो लोग पहली दफ़ा इंस्टॉल कर रहे हैं, गिट को डाउनलोड किया और पहली दफ़ा इंस्टॉल कर रहे हैं, उनके लिए ये है कि उनको ऑब्वियसली ये वर्जन तो चेक कर लिया आपने, चलें। अब उसके बाद आपको इसको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। कॉन्फ़िगर से क्या मुराद है कि आपने गिट जो होता है ना वो हर जो आप उसके ऊपर कोई भी कमिट ठीक है, कमिट अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि वो क्या होता है। तो इसके अंदर ना आपको अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड देना पड़ता है, ताकि और यूज़र नेम देना पड़ता है, ताकि जो है ना आप जब कोई भी चेंज जो है वो सबमिट करवाएं, तो आपको जो है ना वो आपके नाम से जाए, आपकी ईमेल एड्रेस से जाए, आपके यूज़र नेम से जाए। ठीक है, तो और पासवर्ड हम इसलिए देते हैं ताकि ऑथराइज्ड हो, ठीक है, कि आपने ही वो चेंज जो है वो पुश की है। तो ये इसके लिए हमें जो है वो इसको करना पड़ता है, कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। अब कॉन्फ़िगर करने के लिए जो है ना वो कमांड्स, ये कमांड्स हैं, ठीक है। गेट वही हमने चेक कर लिया, उसके बाद गेट, अच्छा, अगर एग्जिस्टिंग हमने चेक करना हो ना कि हमारा क्या यूज़र नेम है और ईमेल क्या है, तो हम इस तरीके से चेक कर सकते हैं, गेट कन्फिग यूज़र डॉट नेम और गेट कन्फिग यूज़र डॉट ईमेल और गेट कन्फिग यूज़र डॉट नेम। ठीक है, और गेट, क्योंकि मैंने कन्फिग किया हुआ है इसलिए यहाँ पर मुझे वो मेरा यूज़र नेम और ईमेल एड्रेस जो है वो शो कर रहा है। लेकिन उनके लिए जिन्होंने कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ, उनके लिए क्या कमांड है, उनके लिए ये है कि आपने इसको, ठीक है, उनके लिए जो है ना ये नेक्स्ट कमांड है, ये देखें, ये 3 कमांड्स हैं जो आपकी यूज़ होती हैं गेट को कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं गेट कॉन्फ़िग, ये 2 डैशेज़ हैं, ठीक है, डैश डैश ग्लोबल यूज़र डॉट नेम, और डबल कोट्स के अंदर आपने अपना यूज़र नेम लिखना है, कुछ भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, अपना जस्ट नेम लिखते हैं, फर्स्ट नेम या लास्ट नेम लिखते हैं, इनफ है। और उसके बाद इसी तरीके से यूज़र डॉट पासवर्ड और फिर स्पेस देके आपने डबल कोट्स के अंदर अपना पासवर्ड देना है, और पासवर्ड आपने जो है ना वो आपने देना है, इसका जो आपका ईमेल का होगा वो आप देना है आपने पासवर्ड। ठीक है,
जैसे आपने जो है वो ईमेल आप लॉगिन करते हैं, वैसे सेपरेट भी दे सकते हैं, डिफरेंट भी दे सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो यूज़र डॉट ईमेल जो है उसके अंदर आपने अपना ईमेल एड्रेस जो है वो दे देना है, ठीक है। तो ये आपने जो है वो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, और उसके बाद कॉन्फ़िगर कॉन्फ़िगर जब आप कर लेंगे तो आप उसको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं, यही जो ऊपर पहले मैंने 2 कमांड्स दिखाई हैं, इसके अंदर आप उसे वेरीफाई कर सकते हैं। कॉन्फ़िग यूज़र डॉट नेम से वो आपका यूज़र नेम शो कर देगा, और यूज़र डॉट ईमेल से वो आपकी ईमेल शो कर देगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ है कॉन्फ़िगरेशन, वो आपने कर ली। ये 3 कमांड्स हैं कॉन्फ़िगरेशन की। अब ये 3 कमांड्स क्योंकि मैंने कॉन्फ़िगर ऑलरेडी किया हुआ है, ठीक है, इसलिए मैं ये 3 कमांड्स यूज़ नहीं कर रहा और मैं इसको कॉन्फ़िगर नहीं कर रहा। लेकिन आपने ये 3 कमांड्स फर्स्ट टाइम अगर आप कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं, तो आपने इसको कॉन्फ़िगर करना है। ये 3 कमांड्स हैं कॉन्फ़िगर करने की। उसके बाद आ जाते हैं गिट के बेसिक ऑपरेशंस की तरफ। अच्छा, गिट के जो है ना बेसिक ऑपरेशंस हैं, इनिशियलाइज़, ऐड, कमिट और पुल और पुश, ठीक है। ये आपने याद कर लेने हैं। यही जो 5 ऑपरेशंस हैं, ये हम ऑल द टाइम यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। और इनमें से जो पहला है वो फर्स्ट टाइम यूज़ होता है, बाकी जो है वो सेकंड, थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ, ये ऑल टाइम आप यूज़ कर रहे होंगे डेली बेसिस पे, जब आप अपना डेली बेसिस पे कोड सबमिट करवा रहे होंगे। मैं बार-बार वर्ड सबमिट का यूज़ कर रहा हूँ, अब मैं उसको रिप्लेस कर देता हूँ पुश से, ठीक है। जो मैं सबमिट का वर्ड यूज़ कर रहा था कि आप अपना कोड सबमिट करवा रहे होंगे, उसको अब मैं रिप्लेस कर रहा हूँ वर्ड पुश से। अब मैं नेक्स्ट ये कहूँगा कि आप अपना कोड पुश कर रहे होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर टर्म आ जाती है पुश की। जब भी हम अपना कोड सबमिट करवाते हैं, उसको हम कहते हैं कोड पुश करना। और जब अगर हमें कोई कोड वहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास मौजूद है, सेंट्रल रिपॉजिटरी पे मौजूद है, तो उसको अगर हमने अपने पास गेट करना हो, तो उसको उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं पुल का, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं इनिशियलाइज़ की, ठीक है। तो इनिशियलाइज़ से क्या मुराद है? इनिशियलाइज़ से मुराद ये है कि जब आप जो है ना आपका कोई भी फ़ोल्डर है जिसके अंदर आपने अपना प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। लोकली मैं बात कर रहा हूँ, आपके लैपटॉप के ऊपर कोई भी फ़ोल्डर है और उसके अंदर जो है ना आप अपना एक प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। तो वहाँ पर जो है ना उस जो फ़ोल्डर है ना उसको हमें गिट से इनिशियलाइज़ करवाना पड़ता है, ठीक है। गिट डेमो, इसके अंदर बल्कि मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं आपको ना यहाँ से इसको इधर ले जाते हैं। अच्छा, जो पूरा सेशन होगा ना, ये मोस्टली प्रैक्टिकल में करके दिखा रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि जो है ना मैं चाहूँगा कि मोस्ट, क्योंकि ये प्रैक्टिकल हैवी प्रैक्टिकल सेशन, तो इसमें थ्योरी का बहुत ज़्यादा कोई फ़ायदा भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी CMD लिखे और उसको एंटर प्रेस करें तो आपकी जो कमांड प्रॉम्प्ट है ओपन हो जाती है। मेरे पास ये दूसरी विंडो में ओपन हुई है, इसको मैं इधर ले आता हूँ, ठीक है। तो अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना मैंने यहाँ पे अपनी कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया। मैं यहाँ पर एक जो है वो सबसे पहले मेक डायरेक्टरी की कमांड से मैं राइट क्लिक करके वैसे ही फ़ोल्डर बना सकता हूँ। मैं मेक डायरेक्टरी कमांड यूज़ कर रहा हूँ और मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे पास फ़ोल्डर क्रिएट हो गया गिट डेमो के नाम से, ठीक है। और उसके बाद जो है ना मैं इसके अंदर मूव कर जाता हूँ चेंज डायरेक्टरी की कमांड से, गिट डेमो। अब ये मैं इसके अंदर मूव कर गया हूँ। अब इसके अंदर ना मैं एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट करता हूँ, कोई भी टेक्स्ट फाइल टाइप, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे जो है इसके अंदर मज़ीद अगर इसके मैं कंटेंट्स को लिस्ट डाउन करूँ, तो यहाँ पे मेरे पास जो है, इसको मैं वैसे अगर आपको दिखाऊँ, यहाँ पे मेरे पास फर्स्ट डॉट टी जो है वो क्रिएट हो गई हुई है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको कहा था कि जो है ना यहाँ पर हमने क्या करना होता है कि जिस फ़ोल्डर के अंदर हम अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं ना, उसके अंदर हमने इसको इनिशियलाइज़ करवाना होता है, उसको एज़ अ गिट रिपॉज़िटरी इनिशियलाइज़ करवाना होता है। तो उसके लिए कमांड यूज़ होती है गिट इन इट, ठीक है। जैसे मैंने कमांड यूज़ किया, आपने ऊपर देखा होगा कि यहाँ पर एक हिडन फ़ोल्डर जो है डॉट गिट का यहाँ पे क्रिएट हो गया है। अगर आपके फ़ोल्डर ऑप्शंस में जाके अगर आपकी जो हिडन फ़ोल्डर्स हैं, हिडन आइटम्स, ये अगर आपके अनचेक होंगे, तो ये आपको शो नहीं होगा। अगर हिडन आइटम्स जो है वो आपने शो करवाए हुए होंगे, उसके ऑप्शन को चेक किया होगा, तो आपके पास जो है वो यहाँ पे शो कर देगा, गिट नाम का एक फ़ोल्डर शो कर देगा। और यहाँ पर उसने आपको बता भी दिया है कि इनिशियलाइज़्ड एम्प्टी गिट रिपॉज़िटरी, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी ये जो फ़ोल्डर है ना गिट डेमो वाला, ये आपका बन चुका है, गिट की रिपॉजिटरी के तौर पे इनिशियलाइज़ हो चुका है। यानी कि पहला स्टेप जो स्लाइड्स के अंदर मैंने आपको दिखाया है, ये पहला स्टेप ये हमने अचीव कर लिया है, ठीक है। ये पहला स्टेप हम अचीव कर चुके हैं। इसके बाद अगला स्टेप है ऐड का। ऐड से क्या मुराद है? इसके अंदर एक टर्म होती है स्टेजिंग एरिया, ठीक है। स्टेजिंग एरिया के एक टर्म हम यूज़ करते हैं और उस टर्म का मतलब ये होता है कि हमने जो फाइल्स जो हैं वो आगे हमने पुश करनी होती है ना, उन फाइल्स को
पुश करने का पहला स्टेप जो है वो ऐड करना है। और ऐड करने का मतलब यह है कि हम उनको स्टेजिंग एरिया में ऐड कर रहे हैं, और फिर उसके बाद जो है ना, जब हम स्टेजिंग और जिन फाइल्स को हम स्टेजिंग एरिया में ऐड करते हैं वही फाइल्स आगे पुश होती हैं, और मैं आपको करके दिखाता हूँ कैसे पुश होती हैं। अब यहाँ पर मैंने सेकंड स्टेप की हम बात कर रहे हैं, ऐड वाले स्टेप की। और ऐड के अंदर मैंने आपको बताया कि ऐड के अंदर जो है ना वो हम स्टेजिंग एरिया में ऐड करते हैं। अच्छा, अब ऐड की जो कमांड है ना, गेट स्पेस ऐड इसकी कमांड है, और इसके अंदर हम वन बाय वन फाइल को भी ऐड कर सकते हैं स्टेजिंग एरिया में, और ऑल फाइल्स को भी ऐड कर सकते हैं, और एक स्पेसिफिक एक्सटेंशन की फाइल को भी ऐड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ गेट ऐड स्पेस गेट स्पेस ऐड स्पेस डॉट, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जो आपके पास जो जितने भी यहाँ पर फाइल्स पड़ी हैं, जैसे अभी तो एक ही फाइल पड़ी है, ठीक है, तो वो यहाँ पे क्या होगी, ऐड हो जाएगी स्टेजिंग एरिया में, ठीक है। अच्छा, ये जैसे मैंने कहा तो उसने जो है ना वो ये इसको मेरे पास ऐड कर दिया स्टेजिंग एरिया में। अच्छा, अब यहाँ पे उसने यहाँ पे कोई मैसेज शो नहीं किया, तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसने स्टेजिंग एरिया में ऐड कर दिया या नहीं किया? तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, एक कमांड होती है गेट स्टेटस की। तो हम वो स्टेटस की कमांड बार बार चलाते हैं, और हम जो है ना वो उससे ये देखते हैं कि हमारे पास जो है वो कोई भी एक जो काम हमने किया है वो हो गया या नहीं हुआ, उसका जो इफेक्ट होता है वो हम स्टेटस के थ्रू चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है वो गेट स्टेटस से मैंने चेक किया, उसने कहा कि नो कमिट्स येट। अच्छा, कमिट्स में बताता हूँ क्या होता है, नो कमिट्स येट, चेंजेस टू बी कमिटेड। अच्छा, अब यहाँ पर वो कह रहा है चेंजेस टू बी कमिटेड, और अगर मैं इसकी थोड़े से आपको रिवर्स लेकर चलूँ, गेट रीसेट करूँ, तो क्या होगा कि जो मैंने चेंज ये जो गेट ऐड स्पेस किया था ना, गेट स्पेस ऐड स्पेस डॉट, इसकी जो रिवर्स कमांड है ना वो गेट रीसेट है। यानी कि अगर आपने कोई कोई आपने फाइल्स जो है वो स्टेजिंग एरिया में भेज दी हैं, और आप कहते हैं ये मुझे मैंने नहीं भेजनी थी, गलती से भेज दी है, तो उसके लिए फिर कमांड होती है गेट रीसेट की, तो वो स्टेजिंग एरिया को रीसेट कर देती है। अच्छा, अब दोबारा से हम गेट स्टेटस की कमांड चलाते हैं, और इसके अंदर देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आप डिफरेंस फील करेंगे। पहले गेट स्टेटस जो था वो क्या था, चेंजेस टू बी कमिटेड। अब जब मैंने उसको रीसेट कर दिया तो अब मेरे पास आ रहा है गेट स्टेटस अनट्रैक्ड फाइल्स। अनट्रैक्ड फाइल से मुराद है कि नॉर्मली कोई भी आप फाइल क्रिएट करते हैं ना, किसी भी कोई भी उसकी एक्सटेंशन हो, एच टी एम एल, सी एस, जे एस, कोई भी टी एस, किसी कोई भी उसकी एक्सटेंशन हो, ठीक है, तो वो फाइल जो है ना, जब तक आप उसे स्टेजिंग एरिया में ऐड नहीं करेंगे वो अनट्रैक ही रहेगी। अनट्रैक से मुराद है कि गिट को नहीं पता कि वो फाइल जो है ना उसका वो गिट कोई रिकॉर्ड नहीं रखेगा उसके अंदर, जो आप कोई टेक्स्ट एंटर कर रहे होंगे, कुछ लिख रहे होंगे, कुछ भी कर रहे होंगे, तो गिट को उसका कोई लेना देना नहीं है, गिट का उससे कोई सरोकार नहीं होगा, अनलेस एंड अनटिल आप उस फाइल को गिट को बताएं कि ये फाइल है और इसको आपने ट्रैक रखना है, ठीक है। तो ये करने के लिए हम क्या करते हैं कि गिट जो है वो ऐड, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया कि डॉट करूंगा तो ये जितनी भी फाइल्स मौजूद होंगी सबको जो है वो कर लेगा, स्टेजिंग एरिया में भेज देगा। अगर मैं यहाँ पे फर्स्ट डॉट टी एक्स टी लिखूँ तो ये जस्ट जो नाम मैंने उसे बताया है, जिस फाइल का नाम बताया है, उस फाइल को ऐड करेगा स्टेजिंग एरिया में। तो मैं इस तरीके से कर लेता हूँ। अच्छा, उसके बाद हमें दोबारा से स्टेटस की कमांड चलाता हूँ, तो अब वो अगेन मुझे कह रहा है कि चेंजेस टू बी कमिटेड। अब पहला काम हमने कर लिया ऐड करने का, कि हमने उसको स्टेजिंग एरिया में ऐड कर लिया। स्टेजिंग एरिया में ऐड करने के बाद हम क्या करते हैं, हम कमिट करते हैं। कमिट से क्या मुराद होती है कि हम उस फाइल को जो है ना सेव कर देते हैं, मतलब जो हमने चेंज, हमारा एक रॉ चेंज था, यानी कि चेंज हमारा एक दरमियानी उसमें स्टेज पे था, उस चेंज को हम कह रहे हैं कि ठीक है ये चेंज जो है वो इसको कंप्लीट कर दो और इसको चेंज को सेव कर दो, यानी कि जो हमने तब्दीली की है इसको अपने पास महफूज कर लो कि ये हाँ ये हमने काम कर दिया है। तो उस चीज़ को कहते हैं कमिट करना। कमिट की कमांड हम देख लेते हैं, कमिट की कमांड है। अच्छा, ये सारे स्लाइड्स ना मैं लेक्चर के एंड पे ये स्लाइड्स आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आप और आपकी असाइनमेंट भी ये होगी कि आपने इन सारी कमांड्स की प्रैक्टिस करनी है, इसलिए अभी आप इसको समझते जाएं, देखते जाएं कि किस तरीके से वर्क कर रहा है। तो उसके बाद जो है ना वो हम इसके आप सबने प्रैक्टिकल खुद करना भी है अपने तौर पे। अच्छा, गेट कमिट माइनस एम डैश एम या माइनस एम डैश एम स्पेस और डबल कोट्स के अंदर हमने यहाँ पे कमेंट देना होता है। कमेंट जो होता है, आपने एक मीनिंगफुल कमेंट देना होता है, यानी कि जो चेंज आपने किया है उसके आपने उन फाइल्स के साथ, ये जो फाइल्स आपने बनाई है वो आप लिख सकते हैं कि ये फाइल्स मैंने क्रिएट की हैं। एक मीनिंगफुल कमेंट जो है ना वो आपने देना होता है, ताकि ऐड जब आपका एक इसका एक हिस्ट्री क्रिएट हो, एक लॉग क्रिएट हो, तो आपको बाद में खुद देख के समझ आए कि अच्छा मैंने इस दिन ये काम किया था। एक समराइज फॉर्म में आप उसको दो चार लफ्ज़ों में आप इसको बता सकते हैं। जैसे अभी यहाँ पर मैंने फाइल ऐड की थी, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि फर्स्ट डॉट टी एक्स टी एडिड, ठीक है। तो मुझे अब इसको मैं एंटर प्रेस करूंगा, ठीक है। तो वो अब यहाँ पे देखें उसने जो है वो कमिट कर दिया है, और अब जो है मैं अब दोबारा से स्टेटस चेक करूंगा तो अब मेरे पास ऑन ब्रांच मास्टर नथिंग टू कमिट, ठीक है। अब कोई चीज़ उसके बाद कमिट करने के लिए नहीं है, ठीक है। और अब हमारा जो है वो, अच्छा अब यहाँ पास पर में इसको हम थोड़ा सा जूम कर दीजिए।
ओके, मुझे देखना पड़ेगा ये जो होता है सर। थैंक यू। ठीक हो गया। अच्छा, तो अभी तक हमने जो है ना वो सबसे पहली कमांड देखी है गेट इनिट की, जिससे हमारा जो फोल्डर था वो हमारा इनिशियलाइज हो गया गेट की रिपॉजिटरी के तौर पे। पहली कमांड गेट इनिट की होगी। दूसरी कमांड हमने देखी स्टेजिंग एरिया में ऐड करने वाली, यानी कि गेट ऐड वाली, गेट ऐड। और उसके बाद ये दूसरी कमांड हमने देखी गेट ऐड की। तीसरी कमांड हमने देखी कमिट करने की। ठीक है, जो हम चीज़ें स्टेजिंग एरिया में ऐड करते हैं उन चेंजेस को हम फाइनलाइज करने के लिए, उन चेंजेस को सेव करने के लिए हम कमिट की कमांड यूज़ करते हैं, जो कि हमारी थर्ड और फाइनल कमांड होती है। ठीक है, और उसके बाद हमारा चेंज जो है वो कमिट हो जाता है या सेव हो जाता है, और उसके गिट का उसके पास एक रिकॉर्ड जो है वो स्टोर हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद साथ साथ एक कमांड है स्टेटस की, जो कि हम हर कमांड के बाद, हर छोटी बड़ी कमांड के बाद हम गिट स्टेटस की कमांड चलाते हैं और देखते हैं कि हमारा स्टेटस क्या है। ठीक है, ओवरऑल स्टेटस जो है वो आपको डिफरेंट चीज़ें ये बताता है। मैं आपको साथ साथ जैसे जैसे जो भी चीज़ नहीं आती है मैं बताता जाऊँगा। अच्छा, तो ये तीन कमांड्स हमने देखी हैं, इनिट की, गेट इनिट, गेट ऐड की कमांड और गेट कमिट की कमांड। तो इस तरीके से हमारा एक बेसिक फ्लो जो है वो हमारा कंप्लीट हो गया, यानी कि बेसिक अगर देखा जाए तो ये इसका ये इसका वर्क फ्लो है। अच्छा, उसी स्लाइड पे वापस आते हैं। हमने ऐड भी कर लिया, हमने कमिट की कमांड भी चला ली, अब हमने पुल और पुश की कमांड जो है वो अभी तक नहीं चलाई। तो इसमें जो है ना, अच्छा, पुल और पुश जो है ना, ये इसकी बात तब आती है जब हम रिमोट रिपॉजिटरी से कनेक्ट होते हैं। रिमोट एज द नेम सजेस्ट कि वो रिमोट है, वो यानी कि रिपॉजिटरी की बात कर, रिमोट रिपॉजिटरी की बात कर रहा हूँ, तो एज द नेम सजेस्ट कि वो रिमोट है, यानी कि वो आपके लोकल पे नहीं है वो रिपॉजिटरी। वो इसी जो आपका प्रोजेक्ट है इसका एक मिरर हो सकता है, इसी की एक कॉपी हो सकती है, इसका एक बैकअप हो सकता है, एक सेंट्रलाइज बैकअप हो सकता है, जो कि एक सेंट्रलाइज जगह पे है, एक रिमोट सर्वर पे है। ठीक है, तो जैसे जब हम मूव करेंगे आगे रिमोट ऑप्शन पे कि हम रिमोट इसको यूज़ करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, गिट के डाटा को स्टोर करने के लिए, रिमोटली स्टोर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो फिर हम बात करेंगे, जब हम गिटहब की बात करेंगे तो फिर हम ये जो लास्ट जो दो कमांड्स हैं ना, पुल और पुश की, इनको हम तब यूज़ करेंगे। लेकिन बेसिक जो आपको एक आइडिया देना है कि गिट कैसे काम करता है, वो इस तरीके से काम करता है कि इनिशलाइज करवाते हैं, उसके बाद ऐड करते हैं, स्टेजिंग एरिया में ऐड करते हैं, और गलती से अगर ऐड हो जाता है हम उसको रीसेट कर सकते हैं गेट रीसेट की कमांड से, और उसके बाद हम उसे कमिट करते हैं। तो ये इसका बेसिक वर्क फ्लो है। अच्छा, नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अब यहाँ से मैंने आपको, अगर इसमें देखा जाए तो मैंने आपको इनिट, स्टेटस, ऐड, रीसेट, कमिट ये चला के दिखा दिए हैं। इसमें पुश की कमांड हम आगे देखेंगे। अच्छा, लॉग की कमांड ये हम चला लेते हैं, लॉग की कमांड देख लेते हैं, लॉग की कमांड क्या करती है। जिस तरीके से स्टेटस है ना, तो स्टेटस तो आपको एक जनरलाइज स्टेटस बताता है। लॉग की कमांड जो है ना वो बाकायदा आपको डिटेल्ड उसका आपको लॉग देता है, जो कि गिट ने स्टोर करके रखा होता है। तो अब ये देखें यहाँ पर जो है ना, ये चीज़ बड़े मज़े की है इसके अंदर कि गेट लॉग की जब आप कमांड यूज़ करते हैं तो आप जो है ना यहाँ पे वो आपको दिखाता है कि आपने, अच्छा, ये इसकी समरी जो मैंने आपको कहा था ना, आपने मीनिंगफुल कमेंट्स ऐड करने हैं। उसकी पर्पज़ यही था, उसका पर्पज़ ये था कि आप अगर ये ऊपर वाली डिटेल ना भी पढ़े ना, ऊपर वाली 3 लाइन, तो आपको ये वाली जो लाइन है ना, यही आपके लिए इनफ हो, और आपको अपने चेंजेस का जो है वो आइडिया होता जाए। तो इस तरीके से जो है ना, अब यहाँ पर एक छोटा सा हम चेंज और कर लेते हैं। हम यहाँ पे जो है वो फोल्डर किधर गया, ये वाला। हम यहाँ पे एक छोटा सा एक और फाइल बना लेते हैं। यहाँ पे हम टेक्स्ट फाइल एक और बना लेते हैं, टेक्स्ट फाइल। ठीक है, इसका नाम हम रख देते हैं सेकंड। ठीक है, और यहाँ पर सेम हम जो है ना वो उसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, गेट गेट ऐड। ये अप एरो से जो है ना वो प्रीवियस कमांड जो होती है वो शो हो जाती है। ठीक है, तो दोबारा से मैंने उसको ऐड किया। अब यहाँ पे गिट कमिट -m, और यहाँ पे हम जो है ना सेकंड डॉट txt एडिट। तो इस तरीके से जो है ना, ये हम अब ये हमने दूसरा कमिट किया। और अगर अब मैं आपको लॉग की कमांड चला के दिखाऊं तो हमारे पास 2 कमिट्स आए हुए होंगे, और जो सबसे लेटेस्ट कमिट होता है ना वो सबसे ऊपर आता है। तो ये भी इसकी क्या है, अच्छी चीज़ है, तो आपको पता लग जाता है ऊपर से लेकर नीचे तक आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इसमें से पुश की कमांड्स हम नेक्स्ट देखेंगे। अच्छा जी, अब इसके अंदर जो है ना गिट के कुछ कंसेप्ट हैं। रीडमी की एक फ़ाइल होती है और हम क्रिएट करते हैं, और एक डॉट गिट इग्नोर की फ़ाइल हम क्रिएट करते हैं। ठीक है, वो फाइल मैं आपको जल्दी जल्दी क्रिएट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम फोल्डर में गए और यहाँ पर हमने जो है वो एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट की।
इसको हमने करना है डॉट गेट इग्नोर, ठीक है। अच्छा, गेट इग्नोर फाइल जो होती है, इसका यूज़ करने का क्या फ़ायदा होता है कि आपके ये जो है ना जो फाइल्स आप इसके अंदर लिखेंगे ना, वो आपकी जो है वो, एक सेकंड मुझे इसको इधर मूव करना है। जो फाइल्स आप इसके अंदर लिखेंगे वो फाइल्स या वो फोल्डर्स जो हैं आपके इंक्लूड नहीं होंगे उसके अंदर, स्टेजिंग एरिया में इंक्लूड नहीं होंगे। जैसे एक फोल्डर है मेरा सीएसएस का, मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जो सीएसएस की फाइल्स है ना वो मेरी स्टेजिंग एरिया में भी ऐड ना हो और आगे पुश भी ना हो। तो मैं क्या करूँगा कि इसके अंदर जो है वो, इसके अंदर मैं उसका नाम डाल दूंगा यहाँ पर, क्या होता है, और इसके अंदर इस फोल्डर का नाम डाल दूंगा CSS, ठीक है। अब अगर हम गेट स्टेटस देखें तो उस फाइल का तो वो बता रहा है, ठीक है, कि वो जो फाइल है ना, जो मैंने अभी फाइल नहीं ऐड किया गेट इग्नोर, उस फाइल का तो मुझे वो बता रहा है कि ये फाइल आपने अभी अनट्रैक्ड है, इसको आपने मूव नहीं किया, स्टेजिंग एरिया में मूव नहीं किया, ठीक है। लेकिन मुझे उस फोल्डर का नहीं बता रहा। अगर मैं यहाँ से एक काम करूँ, इसी को दोबारा ओपन करके मैं यहाँ से रिमूव कर दूँ, और अब आपको गेट स्टेटस दिखाऊँ तो ठीक है, अब इसे शो करना चाहिए। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट फाइल हमारे पास होती है रीडमी की फाइल होती है, ठीक है। रीडमी की फाइल जो है वो क्या करती है कि रीडमी की फाइल जस्ट हमारी एक डॉक्यूमेंटेशन होती है जो कि हम बनाते हैं, और एमडी जो है ये मार्कडाउन, इसका मार्कडाउन एक लैंग्वेज है जो कि आप अक्सर व्हाट्सएप पे मैसेजिंग करते हुए यूज़ भी करते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसके कुछ होते हैं, इसके कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, प्रोटोकॉल्स कह लें, या इसके कुछ सिंटैक्स है जिसको हम यूज़ करते हुए अपनी फॉर्मेटिंग, डिफरेंट फॉर्मेटिंग में हम एक टेक्स्ट फाइल, एक विकीपीडिया की एक फाइल आप बना लें, या उसको डॉक्यूमेंटेशन कह लें, पूरे प्रोजेक्ट की डॉक्यूमेंटेशन कह लें, तो वो आप बनाते हैं, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंटेशन की हमारी फाइल होती है, ठीक है, और ये हमारी वो फाइल होती है जिसके अंदर हम जो है ना वो फाइल्स और फोल्डर्स डालते हैं, जो कि हम चाहते हैं कि ये फाइल्स और फोल्डर्स जो हैं वो हमारे आगे कॉपी ना हो, आगे स्टेजिंग एरिया में ऐड ना हो, और आगे कमिट भी ना हो, और आगे हमारे रिमोट सर्वर के ऊपर पुश भी ना हो, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो हमारे पास कुछ गिट के कुछ कंसेप्ट हैं जिनको हम देखते हैं। इसके अंदर आ जाता है ब्रांचेस का कंसेप्ट है, उसके बाद रिमोट रेपो का कंसेप्ट है, फिर बैश का कंसेप्ट है, स्टैश, मर्ज, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। तो इसके अंदर से जो है ना ब्रांचेस वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और रिमोट रेपो वाला, ठीक है। तो इसके अंदर से जो है ना हम सबसे पहले ब्रांचेस को देखते हैं। ब्रांचेस हम क्यों बनाते हैं, इसकी हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, ब्रांचेस की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है कि जब हम किसी भी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते हैं तो हमारे पास जो है वो डिफरेंट जो है ना वो डेवलपर्स उसके ऊपर काम कर रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं कि जो है ना हम रिकमेंड ये करते हैं कि एक तो हम जो मेन ब्रांच हमारी होती है, मेन ब्रांच वो होती है जिससे आप स्टार्ट लेते हैं, वो आपकी मेन ब्रांच है, ठीक है। उसी ब्रांच का अगर हम कोड कॉपी करके एक उसकी एक कॉपी बना लें तो उस कॉपी को हम क्या कहते हैं कि न्यू ब्रांच कहते हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन वही है कि अगेन कि हम क्यों ब्रांच बनाते हैं, इसके मल्टीपल रीजंस हैं, जिनमें से एक रीज़न तो ये है कि ब्रांच बनाने की कि आपका जो कोड होता है वो आप उसकी अगर आप इस तरीके से आप इसको लेके चल लें कि आप एक डेवलपमेंट ब्रांच बना लें और एक प्रोडक्शन की ब्रांच बना लें, तो डेवलपमेंट ब्रांच में आप डेली बेसिस पे चेंजेस कर रहे होंगे, लेकिन तब तक आप वो चेंजेस जो है प्रोडक्शन ब्रांच में मूव नहीं करेंगे जब तक आप के चेंजेस जो है वो आपको आप वेरीफाई ना कर लें कि ये बिल्कुल 100% वर्किंग में है, ये फीचर 100% वर्किंग में है। तब तक आप उन चेंजेस को आगे दूसरी ब्रांच जो आपकी होगी, प्रोडक्शन ब्रांच जिसका मैंने नाम लिया, उसके अंदर आप पुश नहीं करेंगे, ठीक है। तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि आप जो एक्जी बना रहे होंगे ना या बिल्ड बना रहे होंगे, वो बिल्ड आप बनाएंगे प्रोडक्शन ब्रांच से, ठीक है। वो बिल्ड आप बनाएंगे प्रोडक्शन ब्रांच से, और जो आप कोड कर रहे होंगे, आप डेवलपमेंट कर रहे होंगे, वो आप सारी कर रहे होंगे डेवलपमेंट ब्रांच के अंदर। एक इसका यूज़ केस सिनेरियो ये है, और दूसरा इसका यूज़ केस सिनेरियो ये है कि आप एक फीचर, एक प्रोजेक्ट है उसके अंदर मल्टीपल फीचर्स होते हैं। जैसे कि अभी आपका प्रोजेक्ट आगे आगे बनाएंगे अपने एक्चुअल प्रोजेक्ट या बना भी रहे होंगे, तो उसके अंदर एक बंदे को आप दे देते हैं टास्क कि आपने लॉगिन का पेज बनाना है, दूसरे बंदे को आप टास्क दे देते हैं कि आपने होम पेज बनाना है, तीसरे बंदे को कहते हैं साइन अप का पेज बनाना है, चौथे बंदे को कह देते हैं आपने ऐड टू कार्ड का पेज बनाना है। इस तरीके से आप डिफरेंट पेजेस जो आपके कॉन्टैक्टर्स का पेज बनाना है, तो इस तरीके से आप डिफरेंट पेजेस जो हैं वो डिफरेंट डेवलपर्स को आप असाइन कर देते हैं, उनको टास्क दे देते हैं, हर डेवलपर को उसका अपना पेज दे देते हैं।
अब इसमें रिकमेंडेड ये होता है कि आपने एक जो बेसिक उसके जो बॉयलर प्लेट होती है प्रोजेक्ट की, या बेसिक उसकी जो एक स्ट्रक्चर या बेसिक जो फाइल्स होती हैं जो कि कॉमन है सबके लिए, उन फाइल से हम क्या करते हैं कि डिफरेंट ब्रांचेस क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, और ब्रांचेस जो होती हैं उनके अंदर हम जो है ना वो हर जो फीचर होता है उसकी हम एक ब्रांच बना लेते हैं। जैसे कि हम लॉगिन फीचर की एक अलग ब्रांच बना लेंगे, इसी तरीके से हम होम फीचर के होम पेज की एक अलग ब्रांच बना लेंगे, साइन अप पेज की एक अलग ब्रांच बना लेंगे। इस तरीके से मल्टीपल ब्रांचेस बन जाएंगी, और हर बंदा जो होगा वो अपनी ब्रांच में रह के काम कर रहा होगा। उसका फायदा क्या होगा कि हर बंदा जो है जो अपना कोड कर रहा होगा वो दूसरे को की ब्रांच को या दूसरे के कोड को या दूसरे के पेज को उससे कोई लेना देना नहीं होगा, अनलेस एंड अनटिल वो जब अपने कोड को पुश करेगा और वो कोड कंबाइन होगा, तब जो है वो आपस में वो कैलिब्रेशन होगी और तब वो प्रोजेक्ट जो है वो एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बनेगा। लेकिन ब्रांचेस का फायदा ये होगा कि हर बंदा अपनी ब्रांच में काम कर रहा होगा। अगर कोई मिस्टेक आती है, एरर आता है या कोई मसला आता है, तो वो उसकी ब्रांच में आ रहा होगा, वो दूसरे की ब्रांच में उसका कोई लेने देने नहीं होगा उस एरर का या उस बग का या उस मसले का। ठीक है, तो कोड सेपरेशन ऑफ कंसर्न हो जाएगी बड़ी हद तक, यानी कि तीसरा फायदा इसका ये है कि सेपरेशन ऑफ कंसर्न हो जाएगी। ठीक है, इसको बहुत ज़्यादा देखा जाता है सॉफ्टवेयर फील्ड में, इंडस्ट्री में, कि सेपरेशन ऑफ कंसर्न होनी चाहिए जब आप कोडिंग कर रहे हैं। तो वो भी हमारा जो है वो मकसद मकसद अचीव हो जाता है। और जब आपकी फंक्शनैलिटी जो है वो फाइनलाइज हो जाएगी तो आप उस ब्रांच को जो है वो मर्ज कर देंगे। ठीक है, मेन ब्रांच के साथ मर्ज कर देंगे। अच्छा, अब उसके बाद आता है रिमोट रेपो। रिमोट का जिक्र पहले भी हमने किया कि रिमोट रेपो जो है वो सेंट्रलाइज सर्वर पे पड़ी हुई होती है, और हम अपनी लोकल जो चेंजेस होते हैं या लोकल जो रेपो होती है उसको हम जो है वो पुश करते हैं रिमोट रेपो के ऊपर। तो इसमें जब हम रिमोट रेपो की बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे टूल्स हैं, जिसके अंदर हमारे पास गिटहब है, बिटबकेट है, गिटलैब है, एजोर का डेवऑप्स का टूल है। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिफरेंट जो है वो टूल्स यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे जो आज की लेक्चर का जो स्कोप है वो गिटहब है। ठीक है, तो हम गिटहब को स्टडी करेंगे कि हम इसको यूज़ करें एज अ टूल टू इम्प्लीमेंट गिट। तो गिटहब की जो है इसकी वेबसाइट को आप ओपन कर लेंगे, और जिन जो लोग फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हैं वो इसको ओपन करेंगे तो उन्हें ऑब्वियसली इसके ऊपर अपना जो है वो अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो ओपन करके इसके ऊपर साइन अप कर लेंगे। ठीक है, मैंने क्योंकि साइन अप और साइन इन ऑब्वियसली किया हुआ है, तो यहाँ पर मेरा जो है वो यहाँ पे लॉग्ड इन है। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं अपना यूज़र नेम टाइप करूँ तो मुझे मेरी जो एग्जिस्टिंग यहाँ पे मैंने कोड्स और रिपॉजिटरीज और जो पुश किए हैं वो सारे मुझे यहाँ पे दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना मैंने अच्छा, अब आपने पहला काम आपका ये था कि आपने गिट जो है वो डाउनलोड करना था, उसको आपने डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया, कॉन्फ़िगर किया। उसके बाद आपने बेसिक सी उसकी 3 कमांड्स चलाई, और उसके बाद जो है वो आपने गिटहब के ऊपर, क्योंकि हमने गिटहब को एज अ रिमोट रिपॉजिटरी सर्वर चूज़ किया है, तो आपने गिटहब के ऊपर आना है github.com, और यहाँ पर आपने साइन अप कर लेना है। और आपको जो है ना ऑब्वियसली एक यूज़र नेम आपको मिल जाएगा, और यहाँ पर आप इसको साइन अप कर लेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज़ ये है कि इसके ऊपर आपने आके इसको साइन अप कर लेना है। ठीक है, ये काम आपने कर लिया। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो, अच्छा, अब जब हम गिटहब की बात करते हैं तो यहाँ पर अब हमारे पास जो है ना वो डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं कि हमने एक प्रोजेक्ट जो है वो स्क्रैच से बनाना है, या एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर हमने काम शुरू करना है और उसके ऊपर हमने अपनी कंट्रीब्यूशन करनी है। तो हमें वन बाय वन इन दोनों को देख लेते हैं। तो इसके अंदर से अगर हम सबसे पहले बात करें स्क्रैच से बनाने के प्रोजेक्ट के बारे में, तो उसके अंदर क्या होगा कि आप जो है ना, अच्छा, उसके अंदर क्या होगा कि आप यहाँ पे ये देखें, ये प्लस का साइन बना हुआ है, यहाँ पर आपने न्यू रिपॉजिटरी पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आप रिपॉजिटरी का नेम लिखेंगे गिट डेमो। ठीक है, यहाँ पर आप अपनी रिपॉजिटरी का जो एक्चुअल प्रोजेक्ट का नेम है ना आप वो लिखेंगे। यहाँ पर मैं गिट डेमो के नाम से एक प्रोजेक्ट बनाने लगा हूँ। और यहाँ पर अब आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं कि आप इसको पब्लिक भी बना सकते हैं, प्राइवेट भी बना सकते हैं। पब्लिक का मतलब ये है कि ये जो भी यूज़र मेरे इसमें यूज़र नेम से आगे इसको जाएगा उसको ये रिपॉजिटरी शो हो जाएगी, और वो इसके अंदर इसको व्यू कर सकता है। ठीक है, और अगर आपने इसे कंट्रीब्यूशन के राइट दिए हो तो वो इसको इसके अंदर अपना कोई एडिशन भी कर सकता है, कंट्रीब्यूट भी कर सकता है। अच्छा, और प्राइवेट करेंगे तो वो जस्ट आपको शो होगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास नीचे ऑप्शन आती है रीडमी फाइल, हम साथ के साथ बना सकते हैं रीडमी फाइल, और हम बाद में भी बना सकते हैं। इसी तरीके से गिट इग्नोर की जो फाइल मैंने आपको बताया था, वो हम यहाँ पे गिट इग्नोर की फाइल हम पहले भी ऐड कर सकते हैं और बाद में भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे काम हम बाद में भी कर सकते हैं। हम फिलहाल एक एम्प्टी प्रोजेक्ट जो है वो क्रिएट कर लेते हैं, और जैसे मैंने क्रिएट रिपॉजिटरी पे क्लिक किया तो ये मेरे पास जो है ना वो रिपॉजिटरी क्रिएट हो गया है। अब ये एम्प्टी रिपॉजिटरी है। अच्छा, अब आपने ये वाला जो लिंक है ना इसको आपने कॉपी करना है और अपने अपने लोकल सिस्टम पे आ जाना है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि
अच्छा, अब इसके अंदर ना दो तरीके हैं हमारे पास क्लोन। अब इस चीज़ को, ये जो प्रोजेक्ट है मैंने वहाँ से लिंक कॉपी किया ना, इसको मेरे पास लोकल पे लाने के लिए हम जो टर्म यूज़ करते हैं उसको कहते हैं क्लोनिंग करना, क्लोन करना, प्रोजेक्ट को क्लोन करना। तो बेशक इसके अंदर कुछ कोड पड़ा हो तो भी ये क्लोन हो जाएगा, कोई कोड नहीं पड़ा तो भी ये क्लोन हो जाएगा, दोनों केसेस में ये क्लोन हो जाएगा। क्लोन करने के दो तरीके हैं। अच्छा, पहला तरीका तो ये है कि आप कमांड प्रॉम्प्ट से इसको क्लोन क्लोन कर लें। दूसरा तरीका ये है कि आप गिट बैश यूज़ कर लें। वो जो मैंने पीछे एक स्लाइड में छोटा सा वर्ड बैश का गुजरा था, तो वो भी साथ के साथ जो है वो एक्सप्लेन हो जाएगा, लेकिन कमांड सेम ही है इसमें। क्लोन करने की जो कमांड है वो सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू मैं आपको दिखा देता हूँ CMD। और यहाँ पे इसको इधर ले आते हैं। कमांड क्या है क्लोन करने की? गिट क्लोन। और यहाँ पे उसका जो हमने पाथ वहाँ से कॉपी किया था उसको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये पेस्ट किया, इसको एंटर किया, और ये देखिए यहाँ पे ये क्रिएट हो गया। तो ये जो है ना, यहाँ पे ये देखें खाली फोल्डर क्रिएट हो, क्योंकि उसके अंदर अगर कोई फाइल्स होती हैं, कोई कोड होता, तो वो भी सारे का सारा हमारे पास यहाँ पे लोकल पे आ जाता। तो ये फर्स्ट वे है गिट को किसी भी प्रोजेक्ट को क्लोन करने का। सेकंड वे जो है वो क्या है, इसको मैं डिलीट करता हूँ। सेकंड वे क्या है कि आप यहाँ से गिट बैश, ये बैश जो होता है ये भी आपके पास आ जाता है जब आप गिट इंस्टॉल करते हैं। तो गिट बैश आपके पास आ जाता है इसके अंदर। अच्छा, अब यहाँ पे गिट क्लोन, और आगे वो जो हमने वहाँ से कॉपी किया था उसी को हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे और एंटर करेंगे। तो ये भी सेम उसी तरीके से वर्क करेगा। तो ये हमारे पास जो है वो एक प्रोजेक्ट जो है वो, अब ये हम पहला यूज के सिनेरियो देख रहे हैं जिसके अंदर हमने कहा कि क्रिएट अ प्रोजेक्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो आपने खुद एक रेपो क्रिएट की रिमोट पे, क्योंकि आपने इवेंचुअली अपना जो भी कोड आप इसके अंदर क्रिएट कर रहे होंगे उसको आपने वहाँ पे पुश करना होगा। ठीक है, अब हम एक्चुअल अपने चलते हैं कि थोड़ा सा एक्चुअल जो अपना हमारा वे होता है काम करने का उसकी तरफ चलते हैं। कोड यहाँ पर एक सेकेंड, इसके अंदर यहाँ पे CMD लिखें, और कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर आप जो है ना यहाँ से डायरेक्टली आप ओपन कर सकते हैं कोड अपना, जो VS कोड है, VS स्टूडियो कोड है, उसको ओपन कर सकते हैं कोड स्पेस डॉट के थ्रू। ठीक है, उसकी शॉर्टकट की है, उसको इधर ले लेता हूँ। अच्छा, अब ये हमारे पास जो है ना वो क्रिएट हो गया। इसके अंदर मैं एक अच्छा, अब यहाँ पर ये आपके पास प्रोजेक्ट जो है वो ओपन हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर जो है ना यहाँ पे हमारे पास कंट्रोल और टिल्डा का बटन होता है, यानी कि जो आपके वन है ना, 1 2 3 जो ऊपर आपके न्यूमेरिक कीज चल रही हैं कीबोर्ड के अंदर, वहाँ पर सबसे जो पहला बटन होता है ना नॉर्मली कीबोर्ड्स के अंदर, वो टिल्डा वाला बटन होता है। कंट्रोल और टिल्डा, उसको आप प्रेस करेंगे तो आपका टर्मिनल ओपन हो जाएगा। ये आपका टर्मिनल ओपन हो गया। अब इसके अंदर जो है ना आप अपनी गिट की तमाम कमांड जो है वो यहाँ से ऑपरेट कर सकते हैं। आप यहाँ से करना चाहिए यहाँ से कर लें, कमांड प्रॉम्प्ट से करना चाहें तो यहाँ से कर लें, लेकिन क्योंकि हम साथ साथ कोडिंग कर रहे होते हैं और साथ साथ हम जो है ना वो गिट के ऊपर कोड पुश कर रहे होते हैं, तो हम यहाँ पर वही स्टेटस की सबसे पहले कमांड चलाएंगे। उसने कहा कि जी ब्रांच मास्टर, और यहाँ पे जो है ना वो कोई कमिट नहीं है। ठीक है, तो अब हमने वो ब्रांचेस वाला जो कंसेप्ट हमने यहाँ पे देखा था ना स्लाइड के अंदर, हम साथ साथ उसको भी देखेंगे। वैसे पहला यूज के सिनेरियो देख रहे हैं, क्रिएट अ प्रोजेक्ट फ्रॉम स्क्रैच, और इसके अंदर हम ब्रांचेस को देखेंगे कि हम ब्रांचेस क्रिएट करना चाहते हैं। अब ये एक प्रोजेक्ट है आपका जिसके अंदर मुझे एक टास्क मिला कि आप काम करो लॉगिन के पेज पे, लॉगिन का पेज बनाओ। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा कि एक जो है ना ब्रांच बना लूंगा न्यू। अच्छा, न्यू ब्रांच बनाने का क्या तरीका कार होता है कि गेट ब्रांच और आगे ब्रांच का नेम। तो मैं क्या करता हूँ, फीचर स्लैश लॉगिन। ठीक है, तो ये मेरे पास एक ब्रांच बन गई, गेट ब्रांच। अच्छा, वो कह रहा है नॉट ऑब्जेक्ट, नॉट वैलिड ऑब्जेक्ट नेम मास्टर। एक्सक्यूज मी, जी जी, यहाँ पे भी थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं, बहुत छोटा छोटा नजर आ रहा है इधर। एक सेकंड। यहाँ पे ना इसकी सेटिंग में सर्च करनी पड़ेगी इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करने की। तो यहाँ पर एक तो ये होता है फॉन्ट फैमिली, फॉन्ट साइज,
यहाँ पर अब मुझे अपना ही बनाया हुआ ट्यूटोरियल देखना पड़ना है, जिसके अंदर मैंने और गिट चेकआउट से भी आई थिंक हो जाता है। नहीं, चेकआउट से तो ब्रांच दूसरी ब्रांच पे मूव करता है ना। यस। सर अगर आप कंट्रोल प्लस प्लस भी करेंगे तो जूम इन हो जाएगा। ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। वो हो गया, वो तो उसको फोन साइज तो इंक्रीज हो गया। चलिए मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ। सेकंड दोबारा से। अच्छा, तो सबसे पहले जो है वो यहाँ पर हमने दूसरा वाला टर्म है। अच्छा, सबसे पहले हमने यहाँ पे देखना होता है कि जो है ना वो हमारे पास जो है वो रिमोट ब्रांच जो है वो कौन सी कनेक्टेड है। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास जो है वो रिमोट -v, गेट रिमोट -v की कमांड होती है। ठीक है, तो ये कमांड जो है वो हम चलाते हैं, हम ये देखते हैं कि जो है ना ये
हमारे पास रिमोट ब्रांच, अब ये उसने बता दिया कि जो है ना ये हमारे पास रिमोट ब्रांच कनेक्टेड है, ठीक है। तो अगर ना कनेक्टेड हो तो उसको हम कनेक्ट भी कर सकते हैं, मतलब उसको हम ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पे काम करते हैं, हम यहाँ पे अगर हमारे पास एक प्रोजेक्ट है जिसके अंदर हमने एक न्यू प्रोजेक्ट बनाया है और उसके अंदर हमारे पास जो है वो कोई रिमोट ब्रांच कनेक्टेड नहीं है, जैसे कि यहाँ पर मैं अगर कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करूँ और इसके अंदर वी एस कोड ओपन करूँ और ये टर्मिनल ओपन किया, अच्छा अब यहाँ पर अगर गेट स्टेटस लिखूंगा तो ये मेरे पास जो है ना वो गेट स्टेटस, ठीक है। तो ये हमारे पास सबसे पहले इसको गेट इनिट करना पड़ेगा, इनिशियलाइज करवाना पड़ेगा। अब ये गेट इनिशियलाइज होगी रिपोजिटरी। अब हमने वो जो हमने यहाँ पे किया था ना, यहाँ पे ये वाली जो रिपोजिटरी मैंने बनाई थी न्यू, ठीक है, इसको हमने जो है ना वो ऐड करना है, इसके साथ ऐड करना है। इस एग्जिस्टिंग हमारे जो फोल्डर है, जो न्यू अभी मैंने फोल्डर बनाया है, उसके साथ हमने ऐड करना है। तो वो ऐड किस तरीके से करेंगे, इसको हमने कॉपी कर लिया और यहाँ पे हमारे पास उसकी कमांड होती है गेट रिमोट ऐड ओरिजिन और उसका कॉपी पेस्ट, ठीक है। तो अब जो है ना मेरे पास ये हमने वो यहाँ पे इसके साथ इसको अटैच कर दिया है, ठीक है। और अब रिमोट -v की कमांड से हम उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो साथ के साथ ये भी चीज़ आपने देख लिया कि अगर एक एग्जिस्टिंग फोल्डर है कि एग्जिस्टिंग खाली फोल्डर है, उसके अंदर आपने और उस आपने फोल्डर को या उस प्रोजेक्ट को आपने लिंक करना है रिमोट रिपोजिटरी के साथ। तो रिमोट रिपोजिटरी के साथ लिंक कैसे करते हैं, मतलब जो यहाँ ये साथ में फोल्डर ओपन हुआ हुआ था, इसके अंदर हमने क्या किया था कि एक उसी को हमने क्लोन किया था, ठीक है। जो हमने वहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास कोड पड़ा था उसको क्लोन किया था, उसको डाउनलोड किया था या पुल किया था। और यहाँ पे हमने एक नया फोल्डर क्रिएट किया और उसके अंदर हमने जो है ना वो यहाँ पर उसको उसके साथ अटैच कर दिया, गेट रिमोट ऐड ओरिजिन की कमांड यूज़ करते हुए रिमोट रिपोजिटरी ऐड कर दिया। अब यहाँ पर हम एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं home.html और यहाँ पे HTML5 इसका स्निपेट, ये मैंने HTML स्निपेट्स का एक एक्सटेंशन की हुई है, उसकी वजह से ये सारा कोड जो है मेरे पास यहाँ पे इसने जनरेट कर दिया। तो अब यहाँ पर हम गेट कमिट करते हैं, गेट सबसे पहले गेट स्टेटस चेक करते हैं। तो अब यहाँ पे वो कह रहा है कि अनट्रैक्ड फाइल है, ठीक है। तो अब जो है ना इसको हम क्या करते हैं कि गेट ऐड ऑल और यहाँ पे हम जो है ना रिसेट करते हैं और यहाँ पे मैं एक और फाइल क्रिएट कर लेता हूँ signup.html, ठीक है। लेकिन अभी मैं चाहता हूँ कि सिर्फ जो है ना अगर मैं यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करता हूँ डॉट गेट इग्नोर की, ठीक है। तो और यहाँ पर मैं इसका लिख दूँ, इससे पहले मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर गेट स्टेटस। तो यहाँ पर मेरे पास वो कह रहा है कि गेट इग्नोर भी ऐड हो सकती है स्टेजिंग एरिया में, होम भी ऐड हो सकती है और साइन अप डॉट एच टी एम एल, ये तीनों ऐड हो सकती है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर यहाँ पे मैं साइन अप डॉट एच टी एम एल यहाँ पे ऐड कर दूँ और यहाँ पे अब मैं गेट स्टेटस चेक करूँ तो मेरे पास उसने साइन अप डॉट एच टी एम एल यहाँ से रिमूव कर दिया, अब सिर्फ वो होम को दिखा रहा है। तो ये उसके प्रैक्टिकल भी हमने देख लिया, गेट इग्नोर का प्रैक्टिकल भी हमने देख लिया कि किस तरीके से अगर किसी फाइल को हमने एक्सक्लूड करना हो कि वो ऐड ना हो हमारे उसमें स्टेजिंग एरिया में, तो हम उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। और अब हम गेट ऑल ऐड करेंगे और गेट कमिट करेंगे, इनिशियल कमिट, और इसमें एक फ्लैग मिसिंग है -m का, गेट कमिट, ठीक है। तो ये अब जो है ना हमारा वो कमिट हो गया है और अब जो है ना ये हमारी दो फाइल्स जो है वो, अच्छा अब यहाँ पे अगर मैं वो आपको रिपोजिटरी दिखाऊं, ये जो हमारे पास रिपोजिटरी थी ये वाली, ये इसको अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो अभी ये मेरे पास खाली होगी, ठीक है। अभी तो खाली है, उसकी खाली होने की वजह ये है कि ये वाला जो चेंज मैंने किया है यहाँ पे कमिट किया है, ठीक है। ये दो फाइल होम और गेट इग्नोर, ये जो दो फाइल्स मैंने कमिट किए हैं इनको अभी तक मैंने
पुश नहीं किया, ठीक है। अब वो पुश वाले हमारा आने लगा है सीन, ठीक है। तो इनको मैं जो है ना पुश करने की कमांड जो है वो अब चलाऊंगा, गेट पुश। वैसे तो इसकी सिंपल कमांड जो है वो गेट पुश ही है जस्ट, लेकिन अक्सर ऐसे होता है कि हमें इसके साथ जो है ना वो ओरिजिन मास्टर, हम ये भी कहते हैं कि इस ब्रांच में आपने पुश करना है, इसको एज ओरिजिन कंसिडर करते हुए आपने इस ब्रांच में अपना चेंज पुश करना है। तो अभी हम सिर्फ खाली पुश की कमांड चला के देखते हैं, ठीक है। हाँ देखें, वो आपको हिंट भी दे रहा है कि उसको आपने जो है ना गेट पुश, और यहाँ पर ये जो सेट अपस्ट्रीम है ना, इस ये -u का फ्लैग होता है अपस्ट्रीम सेट करने के लिए, ठीक है। तो ये जो है ना हम ये यूज़ करते हैं। और अब ये देखें, अब ये उसको हमारे ये देखें, अब ये उसने जितने भी चेंजेस थे जो हमने कमिट किए थे वो अब उसने पुश भी कर दिए। तो हम इसको वेरीफाई कर लेते हैं, और अब जब इसको मैं रिफ़्रेश करूँगा तो वो दो फाइल्स मेरे पास यहाँ पे आ गई होंगी। तो ये देखें, ये मेरे पास होम की फ़ाइल भी आ गई है और गेट इग्नोर की फ़ाइल भी आ गई है। तो ये दो फाइल मेरे पास आ गई हैं। तो इस तरीके से जो है ना आपने एक स्क्रैच से एक रिपॉजिटरी क्रिएट की, आपने वहाँ पे फोल्डर में जाके एक एम्प्टी फोल्डर क्रिएट किया, और उसके अंदर आपने अपना जो है ना प्रोजेक्ट क्रिएट किया, और फिर उसके बाद उस प्रोजेक्ट को आपने लिंक कर दिया इस गिट जो डेमो की है इसके साथ, रिमोट रेपो के साथ लिंक कर दिया। और फिर अपने जो चेंजेस थे, जो भी मैंने दो फाइल्स आपके सामने यहाँ पे क्रिएट की, उनको मैंने दो फाइल्स को यहाँ पे पुश भी कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ना वो हमारे पास जो है वो रिमोट रिपॉजिटरी के ऊपर चेंजेस पुश होते हैं, ठीक है। अब हमारी बात बीच में रह गई थी ब्रांचेस वाली, ठीक है। तो उसको कंटिन्यू करते हैं, गेट ब्रांच फीचर लॉगिन। तो ये मैंने एक ब्रांच नहीं बना ली है लॉगिन के फीचर के नाम से, क्योंकि मैं लॉगिन के फीचर के ऊपर मैंने अच्छा अब ये मैंने ही बनाई है, लेकिन जो यूज़र जिसको टास्क असाइन होगा ना कि उसने लॉगिन के फीचर पे काम करना है, वो एक्चुअली न्यू ब्रांच बना रहा होगा इस नाम से या जिस भी नाम से, सिर्फ लॉगिन के नाम से ही बना सकते, लेकिन मैंने उसको ज़्यादा मीनिंगफुल बनाने के लिए लॉगिन स्लैश फीचर के नाम से एक न्यू ब्रांच बना ली है। तो अब ये ब्रांच मैंने बना ली। अब मैं इसके अंदर कोडिंग करना चाहता हूँ, तो मैं कोडिंग कैसे करूँगा? उसके लिए मुझे इस ब्रांच में मूव करना पड़ेगा। मूव करने के लिए जो है ना चेकआउट की कमांड यूज होती है, चेकआउट फीचर स्लैश उसको ब्रांच का यानी कि नेम। और उससे पहले अगर मैं आपको गेट स्टेटस दिखाऊं तो वो आपको बता रहा होता है कि आप किस ब्रांच पे हैं, आप मास्टर ब्रांच पे हैं, ठीक है। तो अब मैं वही चेकआउट की कमांड यूज़ करता हूँ, और इसको एंटर किया, तो अब उससे स्विच टू ब्रांच फीचर लॉगिन, अब ये मुझे दूसरी ब्रांच पे उसने लिंक कर दिया है। अच्छा, एक और चीज़ आपको बताने वाली है कि जिस जिस पॉइंट पे आप एक ब्रांच नहीं क्रिएट करते हैं ना, उस पॉइंट पे वो जो पिछली जिस ब्रांच से आपने उसको बनाया होता है ना, उस ब्रांच की वो सारी की सारी फाइल्स को वो ले लेते हैं, यानी कि उसकी कॉपी बनती है। जिस पॉइंट पे आप खड़े होते हैं वहाँ पे आप एक नई ब्रांच बनाते हैं, वो जो नई ब्रांच होती है वो पिछली ब्रांच की कॉपी होती है, ठीक है। उसकी वहीं से वो सारा कुछ उसके अंदर, वो सारे कमेंट्स, वो सब कुछ उसके अंदर इंक्लूडेड होता है। फिर आप जो नया काम करना चाहें, आप जो नई कोडिंग करना चाहें, नई फाइल्स बनाना चाहें, वो आपकी उस फाइल के अंदर, उस ब्रांच के अंदर सेपरेट बन रही होती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर अब हम गेट स्टेटस चेक करते हैं। तो अब वो हमें बता रहा है कि हम ब्रांच जो है वो फीचर लॉगिन पे, अब मैंने क्योंकि लॉगिन का फीचर बनाना है तो मैं यहाँ पे लॉगिन .html का एक पेज ऐड करूँगा। इसके अंदर वही छोटा सा एक यहाँ पे HTML5 का ऐड कर लेते हैं, स्निपेट ऐड कर लेते हैं। और अब जो है ना, अच्छा, अब जो है वो, अब मैं अगर दोबारा से मैंने एक फ़ाइल नहीं क्रिएट कर ली है, गेट स्टेटस में ऐड करूँ, तो अब मुझे वो कह रहा है कि अनट्रैक्ड फ़ाइल, ठीक है। तो ये जो फ़ाइल है ना, ये अनट्रैक्ड है, ठीक है। और एक और चीज़ अगर मैं आपको दिखाऊँ, अगर मैं यहाँ से गेट चेकआउट करके दोबारा मास्टर ब्रांच में मूव कर जाऊँ, तो ये वाली जो मेरी फ़ाइल होगी ना लॉगिन वाली, ये उसके अंदर वहाँ पे मौजूद नहीं होगी मास्टर पे। तो अभी देखें, गेट चेकआउट ब्रांच मास्टर। अच्छा, अब ये लॉगिन में इसलिए शो हो रही है, सॉरी मास्टर में इसलिए शो हो रही है क्योंकि जो है ना वो हमने इसको वहाँ पे कमिट नहीं किया। तो मैं दोबारा से इसको चेकआउट करता हूँ, फीचर लॉगिन, और यहाँ पे मैं इसको स्टेजिंग एरिया में ऐड करता हूँ, इसको कमिट करता हूँ, कमिट -m लॉगिन फीचर एडिट, ठीक है। ये इंसर्शन हो गई, कमिट हो गया, ठीक है। अब मैं उधर मूव करता हूँ अपनी वापस मास्टर ब्रांच पे। तो ये देखें, अब आपने देखा डिफरेंस, वहाँ पे वो चली गई है, वो लॉगिन वाली फाइल जो थी वो वहाँ पे है ही नहीं। तो जो मास्टर हमारा जो मेन कोड है उसमें किसी बंदे को नहीं पता कि आपने क्या काम किया है, क्या डेवलपमेंट की है। तो जब आपका वो लॉगिन वाला फीचर जो है वो बिल्कुल सही बाकी पेजेस के साथ सिंक हो जाएगा, यानी कि वर्क करने लग जाएगा, या स्टैंड अलोन है तो वर्क करने लग जाएगा अपने तौर पे, तो तब जो है ना हम उसको क्या करेंगे कि उसको मर्ज कर देंगे
मेन ब्रांच के अंदर, मास्टर ब्रांच के अंदर मर्ज कर देंगे। यानी कि अब ब्रांच का आपने कंसेप्ट देख लिया कि ब्रांच का कंसेप्ट जो है वो फीचर्स, जब हम किसी बग पे काम कर रहे हो, किसी इशू पे काम कर रहे हो, तो हम जो है ना वो क्या करते हैं, एक नई ब्रांच बना लेते हैं, एग्जिस्टिंग मास्टर ब्रांच से एक नई ब्रांच बना लेते हैं, और फिर उसके अंदर हम अपनी कोडिंग स्टार्ट करते हैं। जो हमने बग फिक्सिंग करनी है या हमने कोई नया पेज बनाना है, नया फीचर ऐड करना है, वो हम अपनी सेपरेट ब्रांच में करते हैं। ठीक है, तो अब मैं जैसे ही दोबारा से चेकआउट करूँगा दूसरी ब्रांच पे, चेकआउट फीचर लॉगिन, तो वो मुझे पेज जो होगा, आपने यहाँ पे राइट साइड पे देखना है, लेफ्ट साइड पे सॉरी, यहाँ पे आपने देखना है, यहाँ पे आपको वो पेज होगा लॉगिन वाला, वो फौरन से शो हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखें लॉगिन वाला पेज आपको शो हो गया है। ठीक है, तो अब जो है ना वो अच्छा, अब इसके बाद जब ब्रांचेज आपने काम कर लिया, लॉगिन वाला पेज पेज बना लिया, अब आपने जो है ना इसको आपने कहा कि ठीक है, अब इसको, इस लॉगिन के पेज को मास्टर ब्रांच का पार्ट होना चाहिए। इस लॉगिन के पेज को जो है ना फाइनल कोड का पार्ट होना चाहिए। मेरा काम मुकम्मल हो गया है, अब इस काम को आप जो है ना ओरिजिनल जो कोड है उसका पार्ट बना दें, हिस्सा बना दें। तो उसके लिए मर्ज की कमांड यूज़ होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारी जो कमांड है वो मर्ज की है। इसके अंदर अगर हम देखें तो कमांड्स हमने साथ साथ काफ़ी सारी हमने कवर कर ली हैं। रिमोट भी हो गई, रिमोट ऐड ऑरिजिन हो गया। अगर वहाँ से हमने रिमोट कर दिया, एक ऑरिजिन ऐड कर दिया, तो उसको हम आरएम की कमांड से रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये भी हो गया, रियल वर्ड यूज़ कैसे। अच्छा जी, ठीक है। तो उसके बाद अच्छा, अब गेट मर्ज की कमांड में आपको बताने लगा था। अच्छा, मर्ज की कमांड जो है ना वो हम दो तरीके से हम मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, जिस ब्रांच पे हम बैठे होते हैं, हम वहाँ पे दूसरी ब्रांच का, जिस ब्रांच को हमने करना होता है मर्ज, उसका हम नाम लेके उसको मर्ज करते हैं। जैसे कि अगर मैंने मर्ज करना है लॉगिन के पेज को, लॉगिन का फीचर बनाया है और उसको मैंने मर्ज करना है मास्टर के अंदर, तो मैंने क्या करना है कि मास्टर पे जाना है, मास्टर ब्रांच पे जाना है, और वहाँ पे जाके मैंने उसको मर्ज करना है, अपने जो लॉगिन का पेज है, लॉगिन की ब्रांच है, वहां पे जाके मास्टर ब्रांच पे जाके उसको मर्ज करना है। अच्छा, मर्ज करने के ना तरीके दो हैं, कमांड सेम है लेकिन उसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप जो है ना यहाँ से वीएस कोड से उसको मर्ज कर दें। यानी कि मैं यहाँ पे क्या करूँगा, गेट चेकआउट मास्टर, और यहाँ पर मैं उस कोड को मर्ज करूँगा, गेट मर्ज 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 मर्ज, और यहाँ पे मैं उस ब्रांच का नाम लिखूंगा जिस ब्रांच को मैं मर्ज करना चाहता हूँ, यानी कि लॉगिन की ब्रांच। तो गेट मर्ज फीचर लॉगिन। तो अब ये क्या करेगा, ये देखें, अब आपने लेफ्ट साइड पे नोट किया, अब यहाँ पे मास्टर में भी मेरे पास वो लॉगिन वाला पेज आ गया। पहले नहीं था, एक सेकंड पहले वो पेज नहीं था यहाँ पे, और अब यहाँ पे वो मास्टर में भी लॉगिन का पेज इंक्लूड हो गया। तो ये मेरा कोड मर्ज हो चुका है। लेकिन अब जो मेरी यहाँ पे रिपोजिटरी है, इसको यहाँ पे मैंने उसको पुश नहीं किया। ठीक है, तो अब यहाँ पे पुश करने का सेम वही तरीका जो हम पहले कर चुके हैं, कि यहाँ पे आपने जो है ना अगेन आप ऐड करेंगे। ठीक है, और स्टेजिंग एरिया में सारी फाइल्स को ऐड करेंगे, उसके बाद जो है वो कमिट करेंगे -m, और यहाँ पे स्पेस नहीं होनी। ठीक है, और यहाँ पे कमिट डालेंगे लॉगिन ब्रांच मर्ज। ठीक है, अब ये कमिट हो गया, लेकिन अभी भी बात यहीं तक लोकल पे ही है जब तक आप इसको पुश नहीं करेंगे। तो जब आप पुश करेंगे, अभी देखिए, अभी सिर्फ मैंने पुश की कमांड चलाई है, मैंने वो दूसरी कमांड थी पूरी, पुश -u ऑरिजिन मास्टर, वो नहीं चलाई। इसकी बात वजह यह है कि पहली दफ़ा में जो है ना वो ऑरिजिन सेट, उसका जो अपस्ट्रीम है वो सेट करनी पड़ती है। ठीक है, और उसके बाद वो सिर्फ गेट पुश की कमांड से भी हमारा काम चल जाता है। अब अगर यहाँ पे मैं आपको पेज रिफ्रेश करके दिखाऊँ, यहाँ पे पेज रिफ्रेश करेंगे तो हमारे पास लॉगिन का पेज आ गया होगा। ये देखिए, लॉगिन का पेज भी हमारे पास आ गया है, और उसके आगे जो है ना वो उसका जो कोड है वो भी, वो जो उसका जो कमिट है, कमिट का जो कमेंट था वो भी यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा होता है। अच्छा, अब ये तो जो वे अभी मैंने अडॉप्ट किया ना मर्ज करने का, मास्टर के अंदर मर्ज किया और फिर मैंने उसको पुश कर दिया, ये वे तब आपके लिए कारआमद है, ये तब आपको यूज़ करना चाहिए जब आप अकेले काम कर रहे हो। लेकिन क्योंकि आप प्रोजेक्ट में काम कर रहे होंगे, टीम में काम कर रहे होंगे, तो उसके लिए मैं आपको एक्चुअल वे बताता हूँ कि एक्चुअल वे क्या है। उसके लिए एक्चुअल वे ये है कि आपने, जैसे कि मैं यहाँ पर एक और ब्रांच बना लेता हूँ, गेट चेकआउट सॉरी गेट ब्रांच कॉन्टैक्ट अस। अब यहाँ पे मैं सिर्फ खाली कॉन्टैक्ट अस भी कर सकता हूँ, और इसके आगे मैं प्रीफिक्स के तौर पे इसके आगे फीचर, क्योंकि एक नया फीचर है, अगर बग हो तो मैं बग के नाम से भी उस ब्रांच बना सकता हूँ। अब ये देखें, ये एक ब्रांच बन गया, मैं इसके ऊपर मूव कर जाऊँगा चेकआउट करके, फीचर स्लैश कॉन्टैक्ट अस। अब ये मैं इसके ऊपर मूव कर गया। अब जो है ना, मैं यहाँ पर एक अपना कॉन्टैक्ट अस का पेज बना लेता हूँ।
ठीक है, ये कॉन्टैक्ट अस का मैंने पेज बना लिया। अब मैं क्या करता हूँ कि ये वाला, अच्छा अब ये जो पेज है ना, मैं चाहता हूँ कि ये पेज जो है वो रिव्यू के लिए सबमिट हो जाए या पुश हो जाए उधर रिमोट रेपो पे। 5 enter। अच्छा, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो है ना, मैं यही इसी इसी ब्रांच पे बैठा हुआ मैं इस ब्रांच को पुश करूंगा। ठीक है, मैं मर्ज वाला अच्छा होता ही है कि जब आप टीम में काम करते हैं ना, तो जो बंदा हर फीचर पे काम कर रहा होता है, यानी कि एक टीम मेंबर की बात कर रहा हूँ, तो वो हर टीम मेंबर जो है अपना कोड पुश तो करता है, लेकिन मर्ज वो नहीं करता। मर्ज करना किसका काम है? मर्ज करना आपके प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है। ठीक है, तो मर्ज करना आपके प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका कोड रिव्यू करे और उसको मास्टर ब्रांच में मर्ज करे। ठीक है, तो अब क्या होगा कि मैं ये काम करने के लिए, यानी कि रिव्यू करवाने के लिए, अपने कोड को रिव्यू करवाने के लिए और उसको मर्ज करवाने के लिए मैं क्या करूंगा कि मैं अपने कोड को पुश करूंगा। ठीक है, अब ये देखा, मैं अभी कोड की पुश की कमांड चलाऊंगा तो मुझे वो कहेगा कि इसकी आपने अपस्ट्रीम सेट नहीं की, तो मुझे वो करनी पड़ेगी। मैं एक दफ़ा आपको जस्ट दिखा देता हूँ, ये देखो उसने हिंट दे भी दी है, तो सिर्फ दिखाने के लिए। अब यहाँ पे आप पुश -u आप अपस्ट्रीम सेट करेंगे और अब आप ओरिजिन कहेंगे कि ओरिजिन मास्टर नहीं है। ओरिजिन क्या है? ओरिजिन अब आपका है ये वाली ब्रांच, यानी कि फीचर स्लैश कॉन्टैक्ट अस। अब ये आपका ओरिजिन है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर आपने जो है ना इसको किया। अच्छा, अब ये देखें, ये उसने जो है ना ये, अब ये यहाँ पे मैं आपको एक तब्दीली दिखाता हूँ, साथ साथ आपको चेंजेस दिखाता हूँ। यहाँ पर ये ब्रांचेस यहाँ पे शो हो रही होती हैं इस ड्रॉप डाउन में। तो यहाँ पर अब आप देखेंगे तो सिर्फ मास्टर ब्रांच शो हो रही है। यहाँ पे आपके पास जो है वो दूसरी कोई ब्रांच शो नहीं हो रही। ठीक है, लेकिन मैं इसको एक दफ़ा रिफ्रेश करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास दूसरी ब्रांच आ जाएगी। ये देखें, अब फीचर कॉन्टैक्टस मेरे पास ब्रांच आ गई है। ठीक है, अब जो है ना मेरे पास ब्रांच आ गई फीचर कॉन्टैक्टस। ठीक है, अब इसके ऊपर मैं मूव करके इसका कोड जो है वो रिव्यू कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन ये भी ये जो ब्रांच है इसका कोड सेम है। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी तक जो है ना वो जो सिर्फ ब्रांच पुश की है। ठीक है, उसके अभी तक मैंने कोई चेंज पुश नहीं किया। तो मैं क्या करता हूँ कि मैंने जो है ना गेट ऐड करके मैंने ये जो कॉन्टैक्टस का पेज बनाया था, इस पेज को मैं स्टेजिंग एरिया में ऐड करता हूँ, इसको फिर कमिट करता हूँ -m और कॉन्टैक्ट अस पेज एडिट। ठीक है, अब मेरे पास अभी भी ये चेंज मेरे पास पुश नहीं हुआ जब तक मैं इसको पुश करूंगा नहीं एक्सप्लिसिटली। तो यहाँ पर मुझे गेट पुश की कमांड में चलाऊंगा, अब ये चल जाएगी बगैर अपस्ट्रीम सेट किए, यानी कि -u का फ्लैग सेट किए। तो अब मैं इसका इफेक्ट आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर अब इसी ब्रांच को मैं जो है ना, एक चीज़ आपने ये देखनी, कंपेयर एंड पुल। ये देखें, ये आ गया एक यहाँ पे एक बटन शो हो गया, पहले ये बटन नहीं था यहाँ पे। अच्छा, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास कॉन्टैक्टस का पेज आ गया। ठीक है, अब ये कॉन्टैक्टस का पेज जो है वो किधर पड़ा है? ये इसमें कॉन्टैक्टस वाले फीचर ब्रांच में पड़ा है। अगर मैं मास्टर पे जाऊँ तो मेरे पास मास्टर में कोई कॉन्टैक्टस वाला पेज नहीं पड़ा। तो अब आपने जो है ना क्या करना है कि आपने जो है ना वो जो आपने पेज अपने अपनी अपनी उसमें ब्रांच में बनाया था, आपने उसको अपने लोकल लोकल रिपोजिटरी से आपने उसको पुश तो कर दिया। ठीक है, आपने पुश तो कर दिया, लेकिन यहाँ पर मर्ज करने का काम किसका है? प्रोजेक्ट मैनेजर का है। तो उसके लिए आपने प्रोजेक्ट मैनेजर को बताना तो है ना कि ये चेंज है जो मैंने की है और आप इसको करें, इसको मर्ज करें। आपने उसको बताना है, तो आप कैसे बताओगे? उसका तरीकाकार ये होता है कि आप एक क्रिएट करते हो पुल रिक्वेस्ट। ठीक है, पुल रिक्वेस्ट वाले पेज पे आपने ये टैब मैंने ऊपर से क्लिक किया, आपने यहाँ पे आना है और आपने एक न्यू पुल, ये वाला बटन हो सकता है आपको कभी कभी शो ना भी हो। ठीक है, तो इसके आपने यहाँ से भी कर सकते हैं, लेकिन इसको आप मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आप बैक जाके पुल रिक्वेस्ट वाले टैब पे आओ और यहाँ पे न्यू पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक करो। और फिर अच्छा, अब यहाँ पे आपने उसे ब्रांच बतानी है कि आपकी जो जिस ब्रांच में मर्ज करना है वो मास्टर ब्रांच है, और जिस ब्रांच से चेंज आएगा वो कौन सी ब्रांच है? कॉन्टैक्टस वाली ब्रांच है, जिससे हमने कॉन्टैक्टस वाला पेज उठाना है। तो यहाँ पर हमें देखें वो चेंज भी हमें बता रहा है कि क्या चेंज है। अब यहाँ पर आपने इस चेंज के लिए आपने एक पुल रिक्वेस्ट जो है ना क्रिएट करनी है। अब वो पुल रिक्वेस्ट किसको जाएगी? आपके मैनेजर को, आपके प्रोजेक्ट मैनेजर को जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप उसे कॉन्टैक्ट अस पे प्लीज रिव्यू माय कोड एंड मर्ज इट इनटू मास्टर। तो आप इसे ये लिख देंगे। ठीक है, अब ये अच्छा लेफ्ट साइड राइट साइड पे आपने देखना है, यहाँ पर रिव्यूअर में आपने अपने प्रोजेक्ट मैनेजर का नाम लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पे रिव्यूअर मेरे पास शो नहीं हो रहा, मैं आपको ना एक और पेज ओपन करके दिखाता हूँ इसमें, क्योंकि कंट्रीब्यूटर अभी तक ऐड नहीं हुए हुए। ठीक है, तो यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, इसके अंदर आपने जो है ना रिव्यूअर में आपने देना है, जब आपकी पूरी टीम ऐड होगी ना तो यहाँ पर आपके जो है ना वो आ जाएगा
सारे टीम मेंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, रिव्यूअर में आपने अपना नाम नहीं आप लिख सकते, रिव्यूअर में आपने उस बंदे का नाम लिखना है जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है। ठीक है, तो आपने वो यहाँ पे लिखा, उसको सिलेक्ट किया, ये सिलेक्ट करके आपने ऐसे बाहर क्लिक करना है तो वो वहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। और असाइनी में आपने जो है ना अपना दे देना है। ठीक है, असाइनी में आप अपना दे देंगे। ठीक है, और उसके बाद जो है ना यहाँ पर अब मैं उसी पे बैक आ जाता हूँ दूसरे वाले पेज पे। असाइनी में आपने अपना नेम दे देना है। ठीक है, और उसके बाद जो है ना अगर किसी खास प्रोजेक्ट से रिलेटेड है वो, तो आपने उस प्रोजेक्ट को चूज़ कर लेना है। यहाँ पे इस पे सेटिंग वाले इस पे पेज पे क्लिक करेंगे और आपने उस प्रोजेक्ट को चूज़ कर लेना है जिस प्रोजेक्ट का यानी कि वो कोड उसका हिस्सा है। और उसके बाद यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं कि वो बग था, वो इन्हेंसमेंट थी, वो क्या था। क्योंकि हम फीचर पे बात करें तो वो इन्हेंसमेंट थी, तो ये हमने इन्हेंसमेंट पे क्लिक करना है। अच्छा, यहाँ पर असाइनी असाइनी में, अच्छा अब ये चीज़ आपने नोट करनी है कि यहाँ पर असाइनी में सिर्फ मेरा नाम आ रहा है और वहाँ पर रिव्यूअर में कोई बंदा नहीं आ रहा। ठीक है, नथिंग टू शो आ रहा है। उसकी रीज़न मैंने आपको बताई है। रीज़न उसकी क्या है कि रिव्यूअर जो होता है ना वो आप खुद नहीं हो सकते। रिव्यूअर आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो आपका रिव्यूअर होता है। तो इस वजह से आपने यहाँ पर जब इसके कंट्रीब्यूटर्स ऐड हो जाएंगे इस प्रोजेक्ट के, तो आपने जो है ना वो यहाँ पे उस रिव्यूअर को अपने प्रोजेक्ट मैनेजर को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर आपने खुद को सिलेक्ट करना है। और उसके बाद आपने लेबल में अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन इन्हेंसमेंट है, इन्हेंसमेंट मैंने इन्हेंसमेंट सेलेक्ट कर लिया। और उसके बाद प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर, ये जो प्रोजेक्ट था ये मैंने प्रोजेक्ट सेलेक्ट कर लिया। और उसके बाद जो है ना यहाँ पर मैंने रिव्यू करके क्रिएट पुल रिक्वेस्ट कर दी। अब जो आपका प्रोजेक्ट मैनेजर है उसका काम है कि वो यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट में आए। और यहाँ पे ये देखें, एक पहले एक भी नहीं थी, अब एक यहाँ पे आ गया। इस तरीके से मल्टीपल जो जितने भी आप टीम मेंबर्स काम कर रहे होंगे सब अपना डेली बेसिस पे काम करेंगे, उसको पुश करेंगे और उसकी जो पुल रिक्वेस्ट होगी वो यहाँ पे लाइन बना है वो शो होती जाएगी। अब आपके प्रोजेक्ट मैनेजर का काम है कि वो इस हर पुल रिक्वेस्ट को ओपन करेगा वन बाय वन और उसको उसके कोड को जो है ना वो व्यू करेगा। ठीक है, और उसके बाद जो है ना वो यहाँ पे फाइल चेंज में जाके वो देख सकता है कि क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है, वो आपके कोड को रिव्यू करेगा। यहाँ पे रिव्यू चेंजेस में जाके वो एक कोई कमेंट आपके लिए छोड़ सकता है और उसके ऊपर आप यानी आप उसका डिस्कशन हो सकती है। ठीक है, और रिव्यू के बाद उसके बाद जब रिव्यू हम कर लेते हैं तो उसके बाद, या अगर रिव्यू की ज़रूरत ही नहीं है, वो कहता है कि हाँ ये तो न्यू फाइल है, ठीक है, इसमें कोई कन्फ्लिक्ट या ऐसी कोई चीज़ नहीं है, तो फिर जो है ना वो आपके पास जो है वो इस पुल रिक्वेस्ट को आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो मर्ज के बटन पे क्लिक करेगा और इसको मर्ज पे क्लिक करके मर्ज कर देगा। अब जैसे उसने मर्ज किया तो आप कोड पे वापस आओगे और आप देखोगे कि जो आपका मास्टर ब्रांच है वहाँ पे आपका जो है ना वो, ठीक है, अच्छा वहाँ पे आपका जो है ये कॉन्टेक्ट अस वाला पेज जो है वो आ गया। ठीक है, तो ये पहले यहाँ पे नहीं था और जैसे ही मर्ज किया मैंने उस पुल रिक्वेस्ट को तो ये मेरे पास कॉन्टैक्ट अस वाला जो पेज है वो यहाँ पे शो हो गया मास्टर ब्रांच के अंदर भी। तो इस तरीके से हमारा कोड जो है वो कोलैबोरेशन होती है, एक बैकअप बनता रहता है और हमारा जो फाइल्स हैं यहाँ पर पूरा प्रोजेक्ट है उसकी फाइल्स यहाँ पे इकट्ठी होती जाएंगी और आपके पास जो है ना एक पूरा प्रोजेक्ट जो है वो एट द एंड आपका कंप्लीट हो जाएगा। डिफरेंट डेवलपर्स काम करते जाएंगे, अपनी वो बनाते जाएंगे, ब्रांचेस बनाते जाएंगे, उन ब्रांचेस का के अंदर कोड लिखेंगे लोकली, फिर उस लोकल कोड को पुश करेंगे अपनी ब्रांच में। यहाँ पर आके गेटअप पे आके पुल रिक्वेस्ट बनाएंगे, पुल रिक्वेस्ट को मर्ज करेगा आपका प्रोजेक्ट मैनेजर कोड के अंदर और फिर आपका कोड जो है वो आपका फाइनलाइज होता जाएगा। तो ये हमने मर्ज को भी देख लिया। उसके बाद और अगर यहाँ पे कोई टॉपिक रह गया तो यहाँ पर एक मैंने स्क्रीनशॉट लिया था जो मैं मार्कडाउन की बात कर रहा था ना उसका। तो मार्कडाउन फाइल जो है वो रीड आपकी यहाँ पर हम क्रिएट कर भी लेते हैं, एक मैं आपको दिखा देता हूँ। पहले एक काम करते हैं, गेट चेकआउट मास्टर वहाँ पे क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं readme.md। ठीक है, तो ये मार्कडाउन की जो फाइल है ये आपकी क्रिएट होगी। इसके कुछ ना सेट ऑफ रूल्स हैं, प्रोटोकॉल्स हैं कि जिनको जैसे कि अगर आपने किसी चीज हाईलाइट करना है तो आप क्या करते हैं कि डबल कोट्स यूज़ करते हैं दोनों साइडों पर उस टेक्स्ट के। ठीक है, अब इसको मैं जो है ना यहाँ पे गेट ऐड गेट कमिट -m मार्क डाउन फाइल एडिट और इसको पुश करूंगा गेट। अब यहाँ पे क्योंकि इसको मुझे दोबारा अपस्ट्रीम सेट करना पड़ेगा क्योंकि मैं पहले मेरी जो अपस्ट्रीम ब्रांच थी वो मेरी वो सेट थी जो मैंने लॉग इन कॉन्टैक्ट अस वाली बनाई थी वो अपस्ट्रीम सेट थी। तो अब मुझे अपस्ट्रीम -u का जो फ्लैग है ये अपस्ट्रीम सेट करता है, यानी कि हम जिसके ऊपर अपलोड कर रहे हैं उसकी स्ट्रीम सेट करता है। अब मास्टर को करने लगे हैं।
तो ये हमारे पास जो है ना वो अभी वो मार्कडाउन की जो फाइल है वो वहाँ पे अपलोड हो जाएगी, पुश हो जाएगी। रिजेक्टेड रिजेक्टेड। अच्छा वो कह रहा है, अच्छा अब ये देखें, ये एक और चीज़, अब लकीली ये यहाँ पे इशू आ गया है, तो वो अच्छा वो आपको कह रहा है कि आप जो है ना, आपकी कुछ चेंजेस हैं जो वहाँ पे पड़ी हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये बल्कि अच्छा ही हुआ है क्योंकि हमारी वो पुल की कमांड रह जानी थी। अच्छा अब ये देखें, वो आपको कह ये रहा है कि कॉन्टैक्ट अस की जो हमारी फाइल है ना, ये मास्टर पे पड़ी है, जबकि अगर मैं इधर जाऊँ तो लोकल पे जाऊँ तो लोकल लोकल लोकल, तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस की फाइल नहीं पड़ी। तो वो कहता है कि कुछ चेंजेस हैं जो कि आपके उस पर पड़े हैं। एक सेकेंड जो है ना होल्ड कीजिएगा, ये फ्रॉड का इशू है, मुझे रिप्लाई करना है, सिर्फ एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो चेंजेस, यानी कि वो जो कॉन्टैक्ट अस वाला पेज था ना, उसको हमें करना पड़ेगा, पहले पुल करना पड़ेगा, पुल की कमांड यूज़ करते हुए, और फिर हम जो है ना पुश करेंगे। ये मैं साथ साथ में टाइप कर रहा हूँ मैसेज जो है ना वो एक अर्जेंट, क्योंकि वैसे तो ये हमारा ऑफिस टाइम है, तो इसके अंदर जो है ना वो साथ साथ मैसेज आ रहे होते हैं। यस इट वाज मी, डोंट इग्नोर दैट। ठीक है, मैसेज टाइप हो गया। अच्छा अब मैं आपको बताया था कि हमें पहले पुश करना पड़ेगा और उसके बाद पुल करना पड़ेगा। तो पुश के लिए पुल करने के लिए हम जो है ना पुल की कमांड यूज़ करेंगे, गेट पुल। ठीक है, ये देखें, अब आपने देखा लेफ्ट साइड पे, आपने गौर किया, यहाँ पे आपके पास जो है ना ये कॉन्टैक्ट अस की जो है ना कॉन्टैक्ट कॉन्टैक्ट अस का आपके पास आ गया है, पेज आ गया। ठीक है, तो अब हम जो है ना वो अपना जो पिछला चेंज था उसको हम, जो रीडमी वाला चेंज था वो हम क्या कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं। गेट पुश। ठीक है, तो अब हम वहाँ पे जाके इसका ना चेंज देखते हैं। अब यहाँ पे उम्मीद है कि रीडमी वाली फाइल आ गई होगी। ये देखे, रीडमी मार्कडाउन फाइल आ गई है। ठीक है, इसको मैंने ओपन किया तो ये मेरे पास जो है ना वो आपके पास वो जो ये देखिए, मैंने हालांकि वो स्टैटिक डाले थे, लेकिन वो स्टैटिक यहाँ पे शो नहीं हो रही। यही इसकी चीज़ है कि इसकी फॉर्मेटिंग है, वो फॉर्मेटिंग की मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपने बोल्ड करना है तो इस तरीके से टू स्टैटिक्स आपके यूज़ होते हैं। अगर इटैलिक आपने फ़ॉन्ट करना है तो वन वन स्टार यूज़ होगा। इस तरीके से जो है ना यहाँ पे हेडिंग का नहीं दिया हुआ, यहाँ पे हेडिंग जो है ना वो हैश के साइन के साथ हेडिंग आती है। तो इसके प्रोटोकॉल आप गूगल के ऊपर सर्च कर सकते हैं कि जो है ना मार्कडाउन फाइल के अंदर कैसे उसके क्या प्रोटोकॉल्स हैं, क्या हमें हम यूज़ करते हैं, किस तरीके से उसको फॉर्मेट करते हैं। एनीवेज ये जो चीज़ है ये भी प्रोजेक्ट मैनेजर से रिलेटेड है ज़्यादातर। एक सेपरेट पर्सन को भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है कि आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करें, लेकिन ये फाइल जो है वो इंपॉर्टेंट होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसको मेंटेन करना। इसके अंदर हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन पूरी ऑलमोस्ट करते हैं पूरी, ताकि कोई भी अननोन डेवलपर या न्यू डेवलपर हमारे कोड को अगर कभी क्लोन करे, कभी उसके अंदर कोई चेंज करना चाहे, तो उसको पता हो कि ये जो प्रोजेक्ट है ये किस बारे में है, इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, क्या टेक स्टैक यूज़ हुआ है, क्या इसके अंदर हमने जो है ना फीचर्स क्या क्या हैं, वो फीचर्स की लिस्ट, वो सारा कुछ आप इसके अंदर जो है ना वो यहाँ से भी आप इसको यहाँ पे भी एडिट कर सकते हैं। एडिट फाइल करके ये देखें, अब यहाँ पे आप देखें वो स्टार शो हो गए हैं। तो इस तरीके से अगर यहाँ पे मैं हैश करूँ हेडिंग, उसको ऐड करूँ कमिट चेंज, ये पूरा इसका बकायदा कमिट का, ये देखें अब हेडिंग हैश के साथ हेडिंग होती है। तो इस तरीके से जो है ना रीडमी की फाइल आपने देख ली। तो इस तरीके से जो है वो ये फाइल भी मेंटेन करना ज़रूरी होती है, हर प्रोजेक्ट में आपके होनी चाहिए। और आप नॉर्मली जो पब्लिक आपको मिलेंगे, प्रोजेक्ट्स मिलेंगे, रिपोजिटरी मिलेंगी, उनमें आपको रीडमी की फाइल ज़रूर मिलेगी। जितने भी इंटरनेशनल आप कह लें मार्केट में लोग काम, या एक स्टैंडर्ड जो प्रैक्टिस है वो यही है कि रीडमी की फाइल के अंदर डॉक्यूमेंटेशन को जो है वो सेव किया जाता है और उसके अंदर फीचर्स सारे लिस्ट डाउन किए जाते हैं। और कोई लिंक्स वगैरह हमने देने और डाउनलोड के कोई रिसोर्सेज के लिंक्स देने हो तो वो भी हम सारे के सारे जो है ना वो ये इसके अंदर देते हैं। गिट इग्नोर का आपको पता चल गया। उसके बाद जो है ना ये हो गया। अच्छा और अगर कुछ चीज़ रह गई हमारी, एडवांस के, अब इसके अंदर कुछ एडवांस गिट गिट कॉन्सेप्ट है। एडवांस तो नहीं है ये, खैर स्टैश करना ही बड़ा नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है, रीबेस करना, फोर्क करना, लेकिन मैं आपको इस लेक्चर में हम ये कवर नहीं करेंगे। उसकी रीज़न है कि ये जो तीन चीज़ें हैं ये हम बहुत कम यूज़ करते हैं। इसमें से भी हम स्टैश का भी कभार यूज़ कर लेते हैं, फोर्क करना पड़ जाता है किसी एग्जिस्टिंग रिपॉजिटरी से, हम एक क्लोन बनाने के हम उसके अंदर फोर्क कर लेते हैं, उसकी एक कॉपी हमारे पास आ जाती है। लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है वो ज़्यादातर यूज़ नहीं, मतलब प्रैक्टिकली बहुत कम यूज़ है इनका। तो ये चीज़ है।
क्यूए पे जाने से पहले जो है ना वो असाइनमेंट आपकी ये होगी कि आपने जो है ना, मैं एक लिंक आपका स्लैक ग्रुप में या डिस्कॉर्ड चैनल पे आपको शेयर कर दूंगा। वहाँ पे आपने जो है ना एक रिएक्ट का प्रोजेक्ट बनाना है, और उसके अंदर एक दो पेजेस आपने बनाने हैं, कोई से बना लें, और उनको आपने जो है ना वो एक गिट की रेपो बना के अपना साइन अप करके रेपो बना के एक एम्प्टी रेपो बना के वहाँ पे आपने उसको पुश करना है। एक पहला काम ये है, ठीक है। और दूसरा काम ये है कि जो है ना एक एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, उसका भी मैं आपको लिंक से सेंड कर दूंगा, ठीक है। इसका तो लिंक सेंड करने की जरूरत नहीं है, इसका तो आपने वो अपना एम्प्टी रेपो क्रिएट करनी है, ठीक है। और ये वाला जो है इसका लिंक मैं आपको सेंड कर दूंगा, एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके। उस प्रोजेक्ट के अंदर जो है ना आपने क्या करना होगा कि आपकी कोलैबोरेशन का बेसिकली एक पूरी प्रैक्टिस होगी, जिसके अंदर आपने हर जो पर्सन है ना उसको एक पेज मिल जाएगा, उसको एक फीचर मिल जाएगा, उसको एक बग मिल जाएगा, उसको एक इश्यू मिल जाएगा कि उसने उसके ऊपर काम करना है। और फिर उसने अपनी जो फीचर है, अपनी जो ब्रांच है, वो आप यानी कि एग्जिस्टिंग जो मैं आपको लिंक दूंगा ना एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट का, आपने सबसे पहले उसको करना है क्लोन। अब वो आपके पास आ गया, जब आपने उसे क्लोन किया तो वो आपके पास आ गया, यानी कि आपके लोकल सिस्टम पे वो आपके पास प्रोजेक्ट क्लोन हो गया, आ गया। अब आपने क्रिएट करनी है अपनी एक ब्रांच, न्यू ब्रांच, उस एग्जिस्टिंग कोड से अपनी एक ब्रांच क्रिएट करनी है, जो आपको फीचर मिलेगा। उसके बाद आपने उस ब्रांच को जो है ना उसके अंदर काम करना है, और काम करके आपने उसकी जो है ना उसको पुश करना है, स्टेजिंग एरिया में उसको पुश करना है। और पुश करने के बाद आपने इधर आना है, गिटहब पे आना है। गिटहब पे आके आपने जो है ना पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है। और पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करके आपने जब आप करेंगे तो उसके बाद आपका काम खत्म है, फिर आपके जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसका काम शुरू है। फिर प्रोजेक्ट मैनेजर ने क्या करना है कि उस पुल रिक्वेस्ट को उसने देखना है, और उसने जो है ना उसको कोड के अंदर मर्ज करना है। तो ये आपका काम है, ठीक है। इसके अंदर जो पहला काम है वो तो आप कर सकते हैं, मतलब स्टार्ट कर सकते हैं। जो आपके पहली असाइनमेंट है, यानी कि एक प्रोजेक्ट स्क्रैच से क्रिएट करना है रिएक्ट के अंदर, और उसके अंदर उसको एक नया आपने एक एम्प्टी रेपो क्रिएट करनी है गिटहब के ऊपर, और उसके ऊपर जो है वो उस रिएक्ट वाले प्रोजेक्ट को आपने पुश कर देना है। और उसका जो पुश करके फिर उस गिटहब रेपो का आपने लिंक जो है ना वो आपने शेयर कर देना है अपने जो है ना वो डिस्कॉर्ड चैनल के अंदर, कि असाइनमेंट मैंने कर लिया। इसके जो डेडलाइन है प्रोजेक्ट की वो फ्राइडे की है, ठीक है। फ्राइडे नाइट तक की है, तब तक आप कर सकते हैं। तो ये वाला बेशक आप अभी स्टार्ट कर दें। ये वाला प्रोजेक्ट मैंने अभी क्रिएट नहीं किया, जैसे ही मैं क्रिएट करता हूँ तो मैं जो है ना वो इसको आपको अक्सर लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। कमांड्स ऑब्वियसली इसके अंदर भी वही यूज़ होनी है, उसके अंदर वही यूज़ होनी है। सिर्फ इसके सेकंड वाला जो है इसके अंदर एक ये एक्स्ट्रा चीज़ है, पुल रिक्वेस्ट जो है ये एक्स्ट्रा चीज़ है, ताकि इसकी आपकी प्रैक्टिस हो जाए। पुल रिक्वेस्ट की ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रैक्टिकली हम ऐसे ही करते हैं कि पुल रिक्वेस्ट जो है वो आपका काम जैसे इतना होता है कि आपने अपना कोड पुल करके उसको पुश करके उसकी एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर देनी होती है। फिर आपके प्रोजेक्ट मैनेजर का काम होता है उसको रिव्यू करना, उसको मर्ज करना अपने बाकी कोड के अंदर, जो एग्जिस्टिंग कोड है, एग्जिस्टिंग बॉयलर प्लेट है, उसके अंदर मर्ज करना। तो ये आपकी असाइनमेंट है। और उसके बाद अब आ जाते हैं जी क्वेश्चन आंसर पे। खान सर रिकॉर्डिंग बेशक स्टॉप कर दीजिएगा, और क्वेश्चन आंसर हम ले लेते हैं।